The more you study, the more unemployed you are. Let's look at unemployment rate. People who don't have a degree, unemployment rate is 3%. People who have a degree, unemployment rate is 30%. IITians who graduated in 2024, unemployment rate is 40%. What are you saying? Can you teach somebody how to build startup? I feel that India requires a Stanford और a Silicon Valley type moment. Stanford में जो भी चाहता था ना, उन्होंने किसको देखा था? उन्होंने यूलेट पैकार्ड को देखा था. तो उनका गोल था मुझे यूलेट पैकार्ड बनना है. मैं जॉब वॉब नहीं करने वाला. स्टैनफोर्ड से जो एलुमनाई निकला है, उन्होंने जो कंपनीज बिल्ड की है, उनका अगर तुमने वैल्यू ऐड किया तो इट बिकम्स द 10th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जीडीपी वाइज. एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिया में भी शिफ्ट हो रहा है. बट बनाए कैसे? 100 लोग स्टार्ट करेंगे, 82 फेल हो जाते हैं. उसके चक्कर में कोई स्टार्ट ही नहीं करता. पहला स्किल जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चूज करना. 99% ऑफ स्टार्टअप्स डू नॉट फेल बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूशन. दे फेल बिकॉज द प्रॉब्लम दे आर ट्राइंग टू सॉल्व इज समथिंग दैट नोबडी केयर्स अबाउट. सेकंड पॉइंट, धंधा चमकना चाहिए. जब आप एक यूनिट ऑफ माल बेच रहे हो, क्या आप कभी भी उस पे पैसा कमा पाओगे? ये आंसर अगर नो है तो वो बिजनेस आपने चालू नहीं करना चाहिए. व्हाट्स थर्ड? आपको ना आपका प्रोडक्ट 2 हफ्ते में लॉन्च करना आना चाहिए. ये समझने के लिए कि क्या ये बिजनेस बन सकता है, ये चीज जो है ना, वो आपको एक ही इंसान बता सकता है, आपका कस्टमर. तो आपको ना ये प्रोडक्ट तुरंत कस्टमर तक लेके जाना है. आपको उस पे काम करते नहीं रहना है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इफ यू हैव टू टेल समबडी. डिस्ट्रीब्यूशन. एक्सप्लेन. The world is very noisy. We are living in an economy which is an attention economy. तो you have to figure out how you're going to be noticed. आपको 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी. आपका चैनल क्या है through which you want to express your voice. आपका मैसेज क्या है वो चूज करना पड़ेगा. तीसरी चीज, आपकी टोन आपको चूज करनी पड़ेगी. I feel that a combination of these 3 things is something that will either make you a commodity or will make you stand out. स्टार्टअप ज्यादा जॉब क्रिएट कर रहे हैं देन गवर्नमेंट. Yes, 1 million white collar jobs are created. उसमें से लगभग 15% IT से आता है, 40% GCC से आता है, 10% बैंकिंग से आएगा, only 5% comes from manufacturing, 3% is government, 7% is others, 15% currently startup से आता है. और ये जो percentage है ना, 15%, if you compare this to a China and the US, there the numbers are like 70%. And that's why startups, मुझे ऐसा लगता है this is the most historic, exciting time to be alive in as a 20-year-old. एज एन एंटरप्रेन्योर ये बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है. एज समबडी जिसको जॉब करनी है, जो सिर्फ पढ़ाई करके बाहर निकला है, बहुत स्कैरी है. जब पूरा वर्ल्ड बिलीव कर रहा है कि एआई के आने से जॉब चली जाएगी, वहीं ये कह रहे हैं कि और न्यू जॉब्स आएंगी. ये अमेज़ॉन हेडक्वार्टर्स इन सिएटल में सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर रह चुके हैं. केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट वर्ल्ड के टॉप बिजनेस स्कूल में से एक है. वहाँ से MBA कर चुके हैं और इंडिया के 300 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने टेक सॉल्यूशंस बिल्ड किए हैं फॉर चिल्ड्रन जिनके पास ट्रेडिशनल रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं होता. एंड देन ही को-फाउंडेड एशियाज़ फर्स्ट स्टार्टअप फोकस बिजनेस स्कूल, ताकि इंडिया के स्टार्टअप्स को वर्ल्ड क्लास लीडर्स मिल सकें. आज के हमारे गेस्ट हैं वरुण लिमाय, को-फाउंडर ऑफ मेसा स्कूल ऑफ बिजनेस. इस कॉन्वर्सेशन में हम उनसे जानेंगे एआई से न्यू जॉब्स कैसे आएंगी, स्टार्टअप्स फेल क्यों होते हैं और उन्हें कैसे सक्सेसफुल बनाया जा सकता है, और क्यों फाउंडर्स को कंटेंट क्रिएट करना ज़रूरी हो गया है आज के ज़माने में. ये एपिसोड एंड तक ज़रूर देखिए. एंड टू नो मोर अबाउट मेसा स्कूल ऑफ बिजनेस, चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. You run a startup school, right? Yeah. Right. That's a main thing which I found out, that it's कि startup करना सिखाते हो लोगों को. ये कैसे होता है? Like how is that possible? Honestly tell me, can you teach somebody how to build startup? Let me try to give you a picture there, right? कि why startups? Let's try to look at let's look at the job market, high level पे. Right now I'm not looking at startups. I'm looking at like everything. Every year 1 million, लगभग ये सब लगभग है, 1 million white collar jobs are created. Okay. There are 8 to 9 million undergrads who graduate every year. तो अब already you're seeing the mismatch कि 1 million versus 8 to 9 million who are graduating. हर जॉब अवेलेबल के लिए 9 graduates ready with degree every single year. Now let's look at this 1 million. 1 million 10 लाख हो गया. उसमें से लगभग 15% आज की तारीख में IT से आता है. आई थिंक 40% GCC से आता है, विच इज़ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स. तो एसेंशियली अगर किसी ने सुना नहीं रहेगा उनके बारे में तो दे शुड रीड अबाउट इट. एसेंशियली कई सारे फॉरेन कंपनीज है
they are moving some of their operations to India. And some of these are back-end operations, some of them research है, product है, whatever, right? 40% लगभग GCC से आता है. 15% currently startup से आता है. Okay. Which is a large number. I mean, 15% startup से आता है. 10%, banking से आएगा. I would say, only 5% comes from manufacturing. 3% is government. And then 7% is others. And, somehow 100% आपका. Startups are bigger than governments. Startups are bigger than government. So startups currently are 15% of the 1 million that gets added. Now, if you think about it. हर साल startup ज़्यादा job create कर रहे हैं than government. Yes. Then manufacturing, then banking. But I'll tell you what, that is... that data is true? Yeah. Banks से ज़्यादा startups create कर रहे हैं, government से ज़्यादा startups create कर रहे हैं, manufacturing से ज़्यादा. That's insane. And if you think about the pool also, right? 10 years पहले 1-2 लाख लोग काम करते थे, आज 20 लाख लोग काम करते हैं startups में. So 10 साल पहले 1 लाख, आज की तारीख में 20 लाख. Like that, pretty sick. That growth has been like insane. और ये जो परसेंटेज है ना, बाय द वे 15%, ये कम है एज कंपेयर टू सम ऑफ द अदर कंट्रीज. सो इफ यू कंपेयर दिस टू चाइना एंड द यूएस, देयर द नंबर्स आर लाइक 70%. Like that's the, but see also, I mean, startups is not the right way to look at it because there can be a manufacturing startup also. So let's have that caveat in mind. But a good 10 to 15% is being created by startups. Now let me quote a number to you. ये मैंने जब पढ़ा, मतलब मेरा दिमाग चलना बंद हो गया था. Let's look at unemployment rates. Okay. People who don't have a degree, unemployment rate is 3%. People who, and all of these are official figures, people who have a degree, unemployment rate is 30%. Okay. IITians who graduated in 2024, unemployment rate is 40%. What are you saying? You would have intuitively thought that it was the other way around. Huh. But you know what this shows? What this shows is that when you get a degree, your expectation of what you should get out of a job, the salary that you should get, goes up. And there is no clear data on this. But essentially, my hypothesis, or what I can draw out of this data, which is insane, is that the quality or the payment that people get in white collar jobs is a massive long tail. मतलब अगर आपने data निकाला, I can probably bet on it that out of these 1 million jobs, the number of jobs that will be paying you more than 5 lakh are less than 2%. So less than 20,000 of all the jobs that exist out there. Massive problem. So it's very weird. The more you study, the more unemployed you are. And that's because the quality of these jobs in India is very, very, very substandard at current rates. And now let's look at these jobs also in general, right? A lot of these jobs are back-end roles. Like अगर मैं वो 20,000 में से निकालूं, तो I would say that out of those 20,000 also 75% are back-end roles. जहाँ पे you're not getting to meet the leadership, you're not getting to meet customers, you're doing something repetitive. You can easily be replaced with AI, right? अगर हम लोग वापस आए, 1 million jobs थे, हम लोग ने काट के 5% तक पहुंचे, 2% तक पहुंचे, उसमें से 75% भी हटा दिए, तो कुछ बचा ही नहीं. We are at that stage right now जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्टेटस को चलता रहा, there are no jobs to compete for. कंट्री में जॉब्स ही नहीं रहेगी, है ही नहीं, अभी भी है ही नहीं. और अगर and that's why startups, if India has to build a future which is a strong future, we will need to be driven by startups. We will need to be driven by new ventures. We cannot be relying on the jobs. We cannot be relying on the existing ventures. हमें कुछ ना कुछ तो हम जो existing companies है, existing startups है,
जो जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं उन पर रिलाई नहीं कर सकते. नहीं कर सकते हम लोग रिलाई, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट. बट मुझे एक मैं आपको चेंज बताता हूँ. मेरा ये प्रेडिक्शन है, ओके, एंड दिस इज समथिंग दैट आई कीप सेइंग, कि इंडिया हैज बीन एन इकोनॉमी विच हैज बीन ड्रिवन बाय द 10x1000 मॉडल. बेसिकली हमारे पास 10 बड़े कंपनीज है जो थाउजेंड्स ऑफ लोगों को जॉब्स देते हैं. जैसे आईटी हो गया, मैंने जैसे बोला कि एक टाइम पे एट देयर पीक देयर वर 5 कंपनीज दैट टुगेदर यूज्ड टू क्रिएट 2.5 लाख जॉब्स आउट ऑफ दिस 1 मिलियन जॉब्स. ये TCS, विप्रो, इन्फोसिस. सो वी वर लाइक दीज लार्ज कॉन्ग्लोमरेट्स, 10, राइट. मुझे ऐसा लगता है ये इक्वेशन ना पूरा फ्लिप हो जाने वाला है. जॉब्स, I genuinely feel that jobs are not going to be lost, and we'll come to that later on. I am taking a counter point of view on jobs. मेरे हिसाब से नए जॉब्स आएंगे. बट लाइक 10,000 लोग 100 लोगों को जॉब देंगे इंस्टेड ऑफ दैट 100 कंपनीज. हाँ, मुझे ऐसा लगता है rather than 10x1000, 10,000 जॉब थे, मेरे हिसाब से वो 1000x10 हो जाएगा. There will be 1000 companies that will employ 10 people each, and there will be 10,000 jobs. But the point is कि जो पहले 10 एंटरप्रेन्योर्स थे वो 10 ही थे, अब 1000 होने पड़ेंगे. पहले जो एम्प्लॉइज थे वो 1000 थे, वो 10 होने पड़ेंगे. इसका मतलब ये है कि वो 10 को 1000 लोगों का काम करना पड़ेगा. तो स्किल्स लैंडस्केप पूरा चेंज होने वाला है. एंड मेरे लिए तो ये एक्चुअली डूम्सडे सिनेरियो नहीं है. मुझे ऐसा लगता है दिस इज द मोस्ट हिस्टोरिक एक्साइटिंग टाइम टू बी अलाइव इन एज अ 20-year-old. क्यों? Isn't it scary कि मैंने आज तक जो पढ़ा 14, 15, 16, 20 साल, उसकी वैल्यू शिट. मैं जा रहा हूँ कचरे में. मैं जो आज सीख के जिस उम्मीद से बाहर निकलता हूँ, वहाँ मुझे पता चलता है कि भैया आपकी स्किल वैल्यूबल ही नहीं है. आपने इतने टाइम में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखी, अब ये तो कंप्यूटर बना पा रहा है. देन आपने इतनी मुश्किल से एक ब्रांड बनाई और एक डिग्री लेके आया, ठीक है, उसमें बड़ी कंपनीज बोल रही है अरे ये वाली डिग्रीज और ये वाली जो वैल्यू थी ये तो हमें चाहिए नहीं, हमें कुछ और चाहिए. लाइक इट जस्ट लेफ्ट राइट सेंटर, वैल्यू तो जीरो है. तो मेरे लिए बहुत स्कैरी सिनेरियो है. एज एन एंटरप्रेन्योर ये बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है. एज समबडी जिसको जॉब करनी है, जो सिर्फ पढ़ाई करके बाहर निकला है, बहुत स्कैरी टाइम. मुझे क्या लगता है पता है कि देखो 10 साल पहले भी ना सिचुएशन सेम था, 5 साल पहले भी सेम था. मैं बताता हूँ कि मुझे क्यों लगता है कि ये एक्साइटिंग टाइम है इवन फॉर जॉब सीकर्स. ओके, देखो मेहनत तो उनको करनी पड़ेगी. मेहनत तो पहले भी करनी पड़ती थी, अभी भी करनी पड़ेगी. आपको AI स्किल सीखने पड़ेंगे, आपको अलग टाइप का तरीका काम करने का सीखना पड़ेगा. बट मुझे एक्साइटिंग टाइम इसलिए लगता है क्योंकि काइंड ऑफ जॉब्स जो है ना वो और एक्साइटिंग बनने वाले हैं. जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये जो 1 मिलियन जॉब्स थे, 10 लाख जॉब्स थे, उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि बैक एंड रोल्स इतने ज़्यादा थे. एंड बैक एंड रोल्स यार, दे सक द ह्यूमन आउट ऑफ यू. ड्यूरिंग द 4 years आप अगर ऐसे कंपनी में बैक एंड रोल में हो जहाँ पे आप एक ही काम कर रहे हो, यू आर फेसलेस, आपकी इच्छा चली जाती है यार. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो रिप्लेस होने वाला है. बिकॉज जो ये इक्वेशन है जो मैं पहले बता रहा था कि आप छोटे कंपनी में काम करोगे, आपके पास मैसिव ओनरशिप होगी, आपको सेल्स करना आना पड़ेगा, आप रोज कस्टमर से बात करोगे, आपको रोज एजेंट्स बनाने पड़ेंगे, आपको रोज फाउंडर से बात करके स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी पड़ेगी. ये सभी लोगों को करना पड़ेगा. बिकॉज आप मतलब आप विजिबल हो, आप यू कांट हाइड एनीवेयर. एंड उससे मुझे ऐसा लगता है कि अ लॉट ऑफ पीपल हु आर जस्ट गेटिंग वेस्टेड बट हैड अ लॉट ऑफ टैलेंट विल सडनली बी एबल टू डिलीवर. तो उससे एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज GDP? GDP इज नंबर ऑफ पीपल इनटू प्रोडक्टिविटी पर पर्सन. तो उससे अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए हमारे, इट माइट बी अ माइनर शॉक वेयर वी वर द बैक एंड ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड. Now suddenly we ourselves were a back end office and now we are saying we will become a front end office. तो obviously उसमें यार थोड़ा सा तो डेल्टा होगा जहाँ पे ऊपर नीचे होगा, आपको पेन थोड़ा सर्वाइव करना पड़ेगा, आपको नए स्किल्स सीखने पड़ेंगे. बट दैट इज व्हाई इट्स एन एक्साइटिंग टाइम. एंड MNCs are going to be beaten by startups. And this is my hot take. We'll talk on this. But before we do that, because we're talking about jobs, गाइस अगर आपको ऐसा लग रहा है आपको कहीं जॉब नहीं मिल रही, प्लीज जॉइन अस. सेम, प्लीज अप्लाई टू मेसा. वी आर ऑलवेज हायरिंग. सेम, ऑलवेज हायरिंग. अगर आप में फोड़ने की कैपेबिलिटीज है, आप
राइटर हो या डेवलपर हो या टेकी हो, इंजीनियर हो, आप जो भी यूट्यूब मैनेजर हो, सोशल मीडिया मैनेजर हो, आप सिर्फ कंटेंट राइटर हो, आप कुछ भी If हो, you can turn up every day, yes, have the right energy, have the right attitude, join us either. you have this ability to learn. हम सिखा देंगे. सिखा देंगे. हम लोग को फर्क नहीं पड़ता आप इंजीनियर हो क्या हो. Exactly. You were saying MNCs से ज़्यादा स्टार्टअप जॉब क्रिएट करेंगे. That's your take. क्यों? I mean, that's one take. My other take is that a lot of MNCs are going to shut shop because of startups. I mean, MNCs बंद हो जाएंगी स्टार्टअप्स की वजह से. yes, and I'll tell you like 3 reasons मैं बताता हूँ because MNCs खरीद नहीं लेंगी स्टार्टअप को जो कर रही है. it's possible, and we'll look at some examples also कुछ interesting. जैसे for example एक आपको there's a book called The Innovator's Dilemma. हाँ. बहुत सही कॉन्सेप्ट है वो. तो इनोवेटर्स डिलेमा एसेंशियली ये है, आई एम श्योर लाइक पीपल मस्ट हैव रेड अबाउट इट. इट एसेंशियली मीन्स दैट समझो आप एक बिजनेस चला रहे हो एंड 80% ऑफ योर बिजनेस कम्स फ्रॉम अ रेवेन्यू लाइन ए. अगर दुनिया तेजी से चेंज हो रही है और वो ए का आपको बी करना पड़ेगा, तो यू फेस अ मैसिव डिलेमा. एंड द डिलेमा दैट यू फेस इज दैट यार मेरा 80% रेवेन्यू, मैं इतनी बड़ी कंपनी हूँ, मेरा 80% रेवेन्यू ए से आ रहा है. अब मुझे मेरे आंखों के सामने दिख रहा है कि ए बी बनने वाला है, बट मैं कैसे रोकूं इस चीज को. एंड स्टार्टअप्स जो है ना, दे कम विद नो बैगेज, नो हैंगओवर, कुछ नहीं है उनका रेवेन्यू. वो आते हैं, वो बोलते हैं चलो बी चल रहा है, बी बनाएंगे. एंड दैट लीड्स टू मैसिव डिसरप्शन. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. कोडैक, people must have heard the story of Kodak. Kodak का कैसा होता था, वो लोग फिजिकल कैमरास बेचते थे. उनका बिजनेस मॉडल ये था कि दे डोंट मेक मनी फ्रॉम द कैमरा, दे मेक मनी फ्रॉम द फिल्म. उनमें एक इंटर्न था, उसने बोला सर दुनिया जो है वो डिजिटल बन रही है, हमारे पास इतने कैपेबिलिटीज है, हम लोगों ने डिजिटल कैमरा बनाना चाहिए. उन्होंने बोला अबे इंटर्न हमारा 80% रेवेन्यू फिल्म से आता है, अगर मैंने डिजिटल कर दिया तो मेरा रेवेन्यू चला जाएगा. They did not do it. Kodak Finished. gone, right? Digital cameras, then phone cameras took over. Finish. Best example is Blockbuster and Netflix. Okay, क्या story है यार. Tell me. So Netflix भी वैसे ही चालू हुआ ना. वो लोग क्या करते थे कि DVD rentals उन्होंने चालू किया था. Netflix went on the कि ऑनलाइन होगा. So उन्होंने ऑनलाइन भी लॉन्च किया. Massive traction नहीं था. They were almost about to die as a company when Reed Hastings, the CEO, went to the Blockbuster CEO कि हमारे पास ये ऑनलाइन कैपेबिलिटी है, आप $50 मिलियन में नेटफ्लिक्स खरीद लो. $50 मिलियन में नेटफ्लिक्स आप खरीद लो. ब्लॉकबस्टर CEO ने बोला कि मेरा why would I go online? Because 80% of my revenue comes from late fees. Basically आप DVD जब लेते हो तो आप लेट देते हो क्योंकि यार सो रहे हो whatever. उससे जो फीस मिलते थे वो that was 80% of Blockbuster's revenue. उसने बोला why would I do this? This is the most useless transaction that I'm ever going to do. 10 years later, Netflix has bought Blockbuster. ठीक है. And I don't even know like where Blockbuster went. It completely went bankrupt. So innovator's dilemma is very real. Where I feel that a lot of MNCs, they have this huge ship, जहाँ पे थोड़ा भी direction अगर change करना है तो उनको 10 approval लेने पड़ेंगे, will not be able to turn their ships in a manner where they know that the tsunami is coming, that customer support is going to change from what we have right now to voice with AI. Startup में 4 लोग हैं, वो cursor और Claude Code खोल के बैठे हैं, उन्होंने बना दिया. यहाँ पे चर्चा चल रही है कि हम लोगों ने लॉन्च करना चाहिए क्या, कैनिबलाइजेशन हो जाएगा. कैनिबलाइजेशन इज बेसिकली आप एक चीज चालू करते हो जिससे दूसरे वाले का रेवेन्यू गिरना चालू हो जाता है. फिर उसका जो PNL हेड है, जो बाय द वे बहुत पावरफुल है उस ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि उसका 80% PNL है, वो बोलता है अरे ये सब मत करो. CEO उसकी बात सुनता है. This happens and has happened over and over again. And it's bound to happen this time. Every time there's a step jump that happens in technology, many MNCs, many industries, shut shop, and this happens. And AI is probably the biggest step jump. Yeah, like let's be very real about everything that's happening. So that's one. Second is speed.
in a environment like in a environment where we are right now, where AI is changing the pace, 3 months things are changing, right? The people who are rewarded the most, see, nobody knows what's going to work. Nobody knows. MNC में भी नहीं पता है, startup में भी नहीं पता है. तो it's a discovery phase. During a discovery phase, the company that wins is the one that does the most amount of experiments. Simple. Agreed. MNCs will not be able to do that. Like the number of experiments that a startup can do कि आज कल लॉन्च कर दिया, ठीक है. अब जो बड़े MNCs होंगे ना, वो बोलेंगे नहीं देखो, लॉन्च करने के लिए we have a launch checklist. We have a brand to maintain. So if there is an Amazon, they can't launch a shitty product. A startup has nothing to lose, यार. They'll launch a shitty product, they will launch it, customers गाली देंगे, but then जब वो गाली देंगे ना, that startup will discover something that Amazon is not. Amazon लगा हुआ है कि रुको और बेहतर बनाओ प्रोडक्ट को. Amazon has a brand to maintain. So speed will matter a lot. True. And startups will be able to do that. The third, which is according to me the most important one, is talent. Today's talent does not want to be, even if they are paid more, don't want to be in slow moving hierarchical ships. They want to be in high ownership. Speed है, आज कुछ लॉन्च किया, कल कुछ लॉन्च किया, मार्केट में गए, कुछ और हो गया. स्पीड चाहिए उनको. तो जो बेस्ट लोग अगर आप देखोगे ना, तो बेस्ट लोग are not choosing to be in the large ship. They are choosing to be in the small boats. So I feel that this combination of innovation, like innovator's dilemma, talent and speed is going to make sure that there are massive disruptions that happen in the world. And see, I mean, my definition of startup is anything that starts up. मतलब मुझे मेरा ये definition और दुनिया में बहुत लूज है. मेरे हिसाब से फैमिली बिजनेस भी स्टार्टअप ही तो है. क्यों नहीं है वो स्टार्टअप? अगर आप VC से पैसा उठाते हो तो ही आप स्टार्टअप हो क्या? बिल्कुल नहीं. तो मुझे ऐसा लगता है एनी कंपनी दैट स्टार्ट्स टुडे, वो लोग किस टाइप के वीडियोस देख रहे हैं? वो वाई कॉम्बिनेटर के वीडियोस देख रहे हैं, वो सीख रहे हैं एजाइल प्रोडक्ट डेवलपमेंट. तो एवरी न्यू कंपनी दैट स्टार्ट्स टुडे इज अ स्टार्टअप. I feel that India requires a Stanford or a Silicon Valley type moment. Do you know the story of like how Silicon Valley became Silicon Valley? So 1930s में Stanford was a regular university. Nothing special about it. ठीक है. California was known as a barn, like beautiful barn जहाँ पे ना fruits बहुत आते थे, and that's it. That's what California was known for in 1930s. Farmer. हाँ, मतलब there were a lot of farmlands and greenery. मजा आ रहा है, enjoy करो. Stanford was a very regular university doing regular research. There was a man named Frederick Terman, ठीक है, who is known as the father of the Silicon Valley, right? क्या किया उसने ऐसा? So he was visiting California, fell sick, and he was from MIT and he was visiting California. He fell sick. He was teaching at Stanford. वो guest lecture कर रहा था. And as it turns out, that sickness made Silicon Valley. So he fell sick. Because he fell sick, for 1 year he could not move out of California. He fell in love with California. He said कि मैं जो भी करूँगा यहाँ पे करूँगा. Joined Stanford as a computer science teacher. When he joined Stanford, उसका सबसे बड़ा frustration ये था कि मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ और वो जाके ईस्ट कोस्ट पे जॉब्स ले रहे हैं. ईस्ट कोस्ट पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज थे तभी. MIT was ईस्ट कोस्ट, जनरल इलेक्ट्रिक्स, GE was ईस्ट कोस्ट. तो सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन उसका ये था कि लोग जो है वो मैं सिखा रहा हूँ और उसके बाद वो जॉब्स के लिए जा रहे हैं. तो उसने ना he said कि यार I am going to stop teaching and I am going to teach only one cohort. And he was a very famous computer science teacher in Stanford. And he said, I'm going to take only 60 students. And people were like, yeah, but the demand is very large. And he said that I'm going to do something which is going to reduce the demand. He said, these people need to sign a waiver that once they've taken my computer science course and have graduated as an engineer, they will not take up a job for the next 5 years and will instead build a venture. ठीक है? Nice. He said this. 60 का cohort, मतलब मरते मरते बनते बनते I think 58 students आए उसके पास. ठीक है? He started working with these students. His first cohort included 2 people called Bill Hewlett and David Packard. Ghanti. Right? And essentially these were people
who ended up building Hewlett Packard. HP, which was the first original startup in a Silicon Valley. वहाँ पे जो garage है जहाँ पे Hewlett Packard बना था, it's still called the 538 garage because 538 is basically the number of like dollars that were given as angel investment by Silicon Valley and Frederick Terman to Hewlett Packard. Now, not only this, there were other things that he started doing. One was when Hewlett Packard started, he knew that if Hewlett Packard did not grow, his flywheel, he needs to attract really good people into these 60 people, would not get completed. So he used his influence to get the government and some of the large institutions in the country to buy stuff from this startup, which was Hewlett Packard. And the first thing that Hewlett Packard made was something called audio oscillators. I really don't know what they do. I'm assuming kuch audio equipment रहेगा. And the first purchaser of audio oscillators was Disney. So Disney bought 8 audio oscillators from Hewlett Packard. So you're understanding कि मतलब it's an entire village coming together to build something of value for an entire country, right? That's when the flywheel started. So Fairchild Semiconductors, Intel, all of these started coming from Stanford. Then he started another scheme. जहाँ पे उसने क्या किया कि he started something called Stanford Research Park, right next to Stanford. और he started inviting startups from across the country. आप यहाँ पे incubate हो जाओ, मैं आपको talent देते जाऊँगा. Research के लिए. One very good thing that helped them was great weather. So East Coast was like very cold, West Coast बहुत बढ़िया बान, fruits मिल रहे हैं बढ़िया. They started coming to California. ज़्यादा ठंड नहीं है, 16 degrees to 24 degrees के बीच में उनका temperature होता है. And that's how Silicon Valley started growing, where the talent used to, rather than going for companies, used to work for Stanford Research Park. Stanford में जो भी जाता था ना, उनका गोल क्या था पता है? उन्होंने किसको देखा था? उन्होंने Hewlett Packard को देखा था. तो उनका गोल था मुझे Hewlett Packard बनना है, मैं जॉब वॉब नहीं करने वाला. एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिया में भी शिफ्ट हो रहा है. अभी नाउ टुडे इफ यू लुक एट स्टैनफोर्ड्स इम्पैक्ट, ये मैं पढ़ रहा था कहीं पे, स्टैनफोर्ड से जो एलुमनाई निकला है, उन्होंने जो कंपनीज बिल्ड की है, उनका अगर तुमने वैल्यू ऐड किया तो इट बिकम्स द 10th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जीडीपी वाइज. कौन सी टॉप कंपनीज होगी? गिव मी एग्जांपल्स. आई मीन गूगल. I mean that in itself. Apple also sort of Stanford. Apple sort of. Apple is actually, but छोड़ दिया था ना, था तो Stanford में ही. He wasn't in Stanford. He never studied in Stanford. Okay, he was but he took a course in Stanford, no? Yeah, he only gave a convocation speech at Stanford. Are you but sure? Yeah. He was from Reed College. Okay. Steve Jobs. But क्या पता है कि a lot of engineers like Apple was Cupertino, na? A lot of engineers were from Stanford, were from Berkeley. Right, so but in this movie he's shown walking in Stanford. I don't think so. So he was in Oregon, जहाँ पे Reed College था, जहाँ पे वो calligraphy का वो सब class लेता था. So Steve Jobs was actually not a pedigreed person at all. Like he did not have. Nice. That's a great story कि कोई brand नहीं था उसके पास. Nice. But he ended up giving the convocation speech in like the Stanford. So there are massive companies that have come out of Stanford, and the list goes on, and I think India needs a Stanford moment. I think it needs somebody to put a foot down and say that youngsters today need to build. Do you think IIT Delhi is doing in some sort? क्योंकि वहाँ पे एटलीस्ट लोग इस चीज़ से तो इंस्पायर हो रहे हैं ना कि उनके एल्यूमिनाइज ने, उनके जो सीनियर्स थे, उन्होंने बहुत crazy life में wealth create करी for the country. I think there's Flipkart, there's Zomato. Yeah. These are like great big examples. Yeah. Now Meesho as well. Yeah. Right. सब एक ही hostels हैं as far as I know. Yeah. So IIT Delhi, BITS Pilani is also doing it. A very good job. They've got incubators. They're trying their level best. But I feel that IIT Delhi has a branding problem. In the sense that I feel that their brand for getting great jobs is so high that I feel that it's still attracting people who want to do jobs. But I think it's changing. Like I'm pretty sure that if you were to go to the IIT Delhi campus today and ask them how many of you will eventually want to do a startup, I think 80% लोगों के हाथ ऊपर. A large number will say 80%. But बच्चे तो बोलेंगे. Because Sachin, Dipinder, they've become the poster boys in the country. Yeah. And that's what I feel, that मतलब मुझे ऐसा लगता है कि there need to be enough universities that are born. And I feel that India's Stanford as a tag is up for the grabs. I don't think that tag exists right now because there are
I think there's an ecosystem that you need to build. जैसे स्टैनफोर्ड के साइड में there is Stanford Research Park that was built. ये सब होना पड़ेगा for that to be built. Would you do it for your students? कि आपके स्टूडेंट ने किसी ने स्टार्टअप बनाया and then because you're connected with let's say all the top startups in the country, उनके founders को will you try to bat for them and be like कि इनसे ही खरीदो? Yes. By using your influence. Yeah, मतलब that's the cold start problem ना. मतलब cold start problem solve करने के लिए हम लोग को जो करना है वो हम लोग करेंगे हमारे बच्चों के लिए. हमारे बच्चे तो like I said, जैसे स्टैनफोर्ड के लिए Hewlett Packard था. We are trying to create our own Hewlett Packards, and people who are wanting to build, we will get behind them and figure out some way कि उनका अच्छा product है तो you'll try to sell everybody. Yeah. No matter what, like there is all is fair in love, war and startups. I feel that it's actually exciting times for So jobs. let's say this is exciting times and we established कि भाई startup बनाओ या खुद की skills develop करो जिससे तुम फोड़ोगे और ये time तुम्हें इतना affect नहीं करेगा जितना दूसरे लोगों को करेगा, right? What should it be? How do we teach people right now कि ये 7-8 चीज़ें किसी ने सीख ली तो वो एक तरीके से बुलेट प्रूफ हो जाएंगे इन दिस सिस्टम वेयर दे डोंट हैव टू वरी अबाउट मे बी जॉब गोइंग, मे बी इवन स्टार्टिंग अ स्टार्ट. डू यू थिंक लर्निंग दीज बेसिक स्किल्स is it going to be different in jobs and startups or is it going to be the same skills? Like किसी ने कुछ बेसिक स्किल्स सीख ली तो वो स्टार्टअप भी कर सकता है और वो जॉब भी कर सकता है और वो हर जगह फोड़ सकता है. डू यू थिंक दैट्स द केस और दैट्स लाइक डिफरेंट स्किल्स? नहीं. सो आई फील दैट ये पहले अलग था. अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बन रहे हो एंड इफ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी व्हिच हैज 10,000 पीपल, फंडामेंटली डिफरेंट स्किल्स. बट इफ यू आर अ फाउंडर एंड इफ यू आर अमंग्स द फर्स्ट 10 मेंबर्स इन अ स्टार्टअप तो आप में क्या कोई अंतर ही नहीं है. ट्रू. देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस. आई थिंक फर्स्ट 50 में भी सेम ही होता है. उतनी ओनरशिप होती है. बट बनाए कैसे? द पॉइंट इज हाउ डू आई मेक अ स्टार्टअप जो सक्सेसफुल भी होगा, क्योंकि 82% ऑफ फर्स्ट टाइम फाउंडर्स फेल. वंडरफुल. या राइट. सो देयर ओनली लाइक हैंडफुल. 100 लोग स्टार्ट करेंगे, 82 फेल हो जाते हैं. उसके चक्कर में कोई स्टार्ट ही नहीं करता. करेक्ट. एंड आई थिंक ये सबसे बड़ा क्वेश्चन भी आता है कि यार स्टार्टअप्स आर रिस्की. यार रिस्की तो आपने स्टार्टअप क्यों चालू करना चाहिए? सी फर्स्टली ना, जब आपने स्टैट भी मुझे बताया तो आपने स्टैट फर्स्ट टाइम फाउंडर्स का बताया. फर्स्ट टाइम फाउंडर्स को सक्सेसफुल होना इवन 18% इज अ लार्ज नंबर. बट इफ यू कैन through that process build the muscle to be able to do certain things and keep on starting things, I'm pretty sure that every single person by the 10th attempt will be able to build at least one thing of value. बट इतना किसी का क्वेश्चन नहीं होता ना. पैसे कहाँ से लाएगा, वो करेगा कैसे, टाइम कैसे करेगा? एंड वो आई थिंक सो मुझे क्या लग रहा है पता है कि वो जो है ना दिस ऑब्जेक्शन दैट यू हैव कि यार इतना टाइम इतना पैसा हमारे पास रहता नहीं है. मुझे नहीं लगता कि आपको 10 टाइम्स अटेम्प्ट करने के लिए इतने पैसे या फिर टाइम की भी ज़रूरत है. आई डोंट थिंक दैट इज़ रिक्वायर्ड इन टुडेज़ वर्ल्ड. आई फील दैट इन टुडेज़ वर्ल्ड इफ़ यू वांट टू एक्सपेरिमेंट एंड मुझे ये भी लगता है कि यार एंड इट टाइज बैक टू एक पहला क्वेश्चन जो आपने पूछा था कि क्या हम कभी भी किसी को भी स्टार्टअप बनाना सिखा सकते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि कुछ फंडामेंटल्स है, उसके बाद देयर इज़ लक, उसके बाद आपका मन है, उसके बाद आपका एफर्ट है, उसके बाद कई सारी चीज़ें हैं दैट विल नीड टू वर्क. बट मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट 40 to 50% ऑफ द जर्नी कैन बी कंट्रोल्ड. आई फील दैट द 40 to 50% ऑफ द जर्नी आर ऑलमोस्ट हार्ड स्किल्स दैट यू कैन लर्न टू मेक योर सेल्फ सक्सेसफुल. एंड आई फील दैट मुझे ऐसा लगता है कि लोग ये नहीं कर रहे. और ये अगर वो 6-7 चीज़ें अगर जाने और करे बार बार तो उनका परसेंटेज चांसेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल बहुत ऊपर चला जाएगा. टेल मी कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो 6-7 स्किल्स हैं जिससे मैं एक सक्सेसफुल स्टार्टअप फाउंडर बनने के मेरे चांसेस बढ़ जाते हैं. तो पहले स्टार्ट ऑफ करते हैं. आई थिंक एक पहला स्किल जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चूज करना. गिव मी एन एग्जाम्पल, एलैबोरेट. तो मुझे क्या लगता है कि आप भी बडिंग फाउंडर्स से बात करोगे, आप भी यंग फाउंडर्स से बात करोगे. मुझे ऐसा लगता है कि लोग सॉल्यूशन या फिर प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं.
तो अगर आपने किसी को बताया कि आप क्या बना रहे हो, मैं एक चप्पल का ब्रांड बना रहा हूँ, लोग ऐसे बोलते हैं। लोग ऐसे बोलते हैं। एक्चुअली आप चप्पल का ब्रांड नहीं बना रहे हो, आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो कि जब मैं ज़मीन पे चल रहा हूँ तो मुझे कंकड़ लग रहे हैं, वो प्रॉब्लम है। और वो फंडामेंटली, अब मैं क्या कर सकता हूँ, और अगर समझो मैं प्रॉब्लम फर्स्ट सीखूं तो मैं जेट पैक बना सकता हूँ, जो मैंने पीछे लगाया, जिसके कारण मैं फिर पैर पे ज़मीन ही ना रखूँ, पैर पे ज़मीन पे पैर ही ना रखूँ, मैं उड़ते जाऊँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप स्विच करते हो ना, जब आप प्रोडक्ट से प्रॉब्लम के टुवर्ड्स जाते हो, तो आपका चांसेस ऑफ एक्चुअली बीइंग सक्सेसफुल एंड एक्चुअली बिल्डिंग समथिंग फ्रॉम स्क्रैच बहुत बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर आप फंडामेंटली अगर सोचोगे, पैसे बनाने के लिए आपको दो चीज़ें करनी पड़ती है। आपको वैल्यू क्रिएट करना पड़ता है और आपको वैल्यू कैप्चर करना पड़ता है। ठीक है, ये बिजनेस स्कूल्स में भी पढ़ाया जाता है। अब वैल्यू कैसे क्रिएट करते हो? प्रॉब्लम्स सॉल्व करके कस्टमर्स के लिए, जो प्रॉब्लम्स करंटली सॉल्व नहीं। ओके, आप उनको सोल्यूशन देके वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने सोल्यूशन दिया और उनके पास प्रॉब्लम ही नहीं है तो, जैसे एक कोट है, 99% ऑफ स्टार्टअप्स डू नॉट फेल बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूशन, दे फेल बिकॉज द प्रॉब्लम दे आर ट्राइंग टू सॉल्व इज समथिंग दैट नोबडी केयर्स अबाउट। नोबडी केयर्स अबाउट दैट प्रॉब्लम। मैं आपको एक एग्जांपल दूं। जब कोविड हुआ था, बहुत स्टार्टअप्स निकले थे, एक्स्ट्रा करिकुलर, ऑनलाइन एक्स्ट्रा करिकुलर्स फॉर किड्स। ठीक है, अगर आप तभी कोई भी फाउंडर के साथ जाके अगर बात करोगे तो आप क्या बना रहे हो? वी आर क्रिएटिंग एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एंड यू नो उस पर लोग आ सकते हैं, दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू इट, इट्स गोइंग टू बी यू नो ऑनलाइन, हम लोग हमारा LMS बना रहे, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे, हम लोग ग्रेट एक्सपीरियंसेस देंगे। सब बंद हो गए स्टार्टअप्स। मैं बताऊं क्यों बंद हुए? क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर्स का जॉब टू बी डन क्या होता है? एक्स्ट्रा करिकुलर्स का जॉब टू, अभी आई हैव अ 2-year-old डॉटर, अगर फंडामेंटल एक्स्ट्रा करिकुलर्स का जॉब टू बी डन अगर मैं ये बोलूँ तो दो चीज़ें होती है। बच्चे ने घर के बाहर निकलना चाहिए ताकि पेरेंट्स को कुछ टाइम बच्चे के बिना भी मिले। दिस इज द ट्रूथ। ठीक है, पेरेंट्स को दे नीड सम टाइम विथ ईच अदर, दे नीड सम टाइम अवे फ्रॉम द किड्स, एंड इट वॉज अ वे टू एंगेज द चाइल्ड। इट वॉज एक तरीका था बच्चों को एंगेज रखने का इन अ गुड एक्टिविटी, जहाँ पे वो दूसरे प्रोडक्टिव एक्टिविटी, जहाँ पे कुछ सीख भी रहे हैं वो, प्लस वो घर के बाहर है। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब जैसे दुनिया कोविड से यू नो नॉन कोविड में गई, सब बच्चे, एंड दूसरी चीज़ क्या थी कि इनके जो कस्टमर्स थे वो एक्चुअली बच्चे नहीं थे, वो एक्चुअली पेरेंट्स थे, बिकॉज पेरेंट्स डिसाइड कर रहे थे। तो तुरंत जैसे कोविड खत्म हुआ, पेरेंट्स ने बोला वी वांट द किड आउट ऑफ द हाउस, फिर भेज दो बाहर, क्योंकि अब पूरे कोविड में वो बच्चा बेचारा अंदर बैठा हुआ है, घर में झगड़े हो रहे हैं या मारा तानी हो रही है, अब बाहर भेजो यार उसको। तो सब बंद हो गए। तो द थिंग वाज दैट अगर उन्होंने प्रॉब्लम बैकवर्ड सोचा होता तो उन्होंने ये सोचा होता कि जॉब टू बी डन पेरेंट्स के लिए जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बच्चों को हम लोग मीनिंगफुली एंगेज रखते हुए घर के बाहर कैसे निकाले। ये प्रॉब्लम था। और ये आप ऑनलाइन के साथ कभी भी नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। एंड there are a few startups who have survived. I think only 1 or 2 that have survived, which focus on skills which have nothing to do with social environments. मतलब फिर वो writing हो सकता है, कुछ और हो सकता है, but बाकी सब startups जो है वो shut down. They shut down. Give me an example. Let's say अगर आपको podcast को अगर ऐसे देखना हो, what do you think? What problem are we solving? Instead of saying let's say podcast बना रहे हैं, what problem are we solving? तो मैं दो तरीके से बताऊंगा। आपके दो टाइप के पॉडकास्ट है मेरे हिसाब से। एक है दीपिंदर गोयल के साथ और एक है यू नो मे बी लेस नोन फाउंडर्स जैसे मेरे साथ। आई थिंक दोनों का जॉब टू बी डन बहुत अलग है। जब दीपिंदर गोयल के साथ आपका पॉडकास्ट हो रहा है, जॉब टू बी डन ऑफ द व्यूअर इज ऑलमोस्ट बीइंग इन अ रूम विद अ पर्सन दैट दे कैन नेवर बी विथ, विच इज दीपिंदर गोयल। आप बैठे हो, आप उनको बोल रहे हो अरे यार आप जोमेटो में क्या क्या करते हो, वो कहीं इट्स ऑलमोस्ट एज इफ कि आप बैठे हो और तीसरा पर्सन यहाँ साइड में बैठा है और कॉन्वर्सेशन कर रहा है। तो उनको ना दे आर गेटिंग इनसाइट्स इनटू द लाइव्स ऑफ
people that they would have never gotten to interact with. मतलब उनको कभी भी दीपिंदर के साथ उस डेप्थ में बात करने का ना कभी मौका मिलता था, ना उनको कभी जानने का मौका मिलता था. वो मौका उनको मिल रहा है. ये सबसे बड़ा जॉब टू बी डन है कि इट्स ऑलमोस्ट एज इफ कि उनको ना वो थर्ड पर्सन बनना है एक रूम में, और ऐसे रूम में जहाँ पे उनको कभी भी एक्सेस नहीं मिल पाएगा. तो जब आप इसकी हिसाब से अगर सोचोगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे पॉडकास्ट है जहाँ पे लोग चिल कर रहे हैं. जैसे जो बड़े लोग हैं, अगर हम जैसे इफ यू लुक एट द WTF पॉडकास्ट ऑल्सो, आई थिंक इट वर्क्स ओनली बिकॉज ऑफ दैट कि वो जो रूम है वो इतना चिल रूम है जहाँ पे खाना खा रहे हो लोग, आपको लग रहा है कि आप वहीं पे बैठे हो. आप जब खाना पका रहे हो तो WTF का एपिसोड चल रहा है, या फिर आपका जो 4 घंटे का था अभी वाला वो भी चल रहा है. सो इट्स लाइक, सो दैट्स वन. सेकेंड इज वेरी क्विक वैल्यू एड. मुझे ऐसा लगता है कि लोग अगर मेरा पॉडकास्ट होपफुली अगर देखेंगे तो आई थिंक वो आएंगे कि यार क्या मैं ये 1.5 आवर में ऐसी चीज़ सीख सकता हूँ जो कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल है. जहाँ पे राज ने ऐसे सवाल पूछे, क्योंकि मैं राज को फॉलो करता हूँ, मुझे पता है कि राज नोच के कुछ ना कुछ तो निकालेगा बाहर. तो क्या मैं ऐसी चीज़ सीख सकता हूँ जो ये आदमी ना सिर्फ अगर अकेला बात करे तो कभी मुझे बताएगा नहीं. तो ये मेरा जॉब टू बी डन है. अगर आपने अभी पॉडकास्ट ऐसा बनाया जहाँ पे हम लोग दोनों बैठे बात कर रहे हैं, हे राज, इट्स नाइस टू मीट यू, कोई नहीं देखेगा वो. हम लोग अभी बैठे चिल मार रहे हैं, हम लोग ऑलमोस्ट एंजॉय कर रहे हैं, मतलब कॉफ़ी पी रहे हैं, तब जाके लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार वी आर इन दैट रूम. तो मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ को ना आप प्रॉब्लम फर्स्ट देख सकते हो. बिकॉज वी डू प्रॉब्लम फर्स्ट अ लॉट. Yeah. फॉर मी पॉडकास्ट इज प्रॉब्लम फर्स्ट वे. आपको क्या लगता है? लाइक बहुत सिंपल स्ट्रेट अप देते हैं. मैं तो बहुत सिंपल, मैं मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे जैसे लाखों और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ. सिंपल इज, मुझे लाइफ में ग्रो करना है. मेरी हेल्थ, मेरी वेल्थ, मेरी रिलेशनशिप्स और मेरे देश में चल क्या रहा है वो जान. ये सब होता है तो मेरा दिमाग अच्छा होता है, मैं बेटर होता हूँ, मेरी ग्रोथ होती है. अब हाउ कैन आई ग्रो इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल इज व्हाट आई वांट टू फोकस ऑन. तो व्हाट वी डू इज, हम वर्ल्ड के टॉप 1% लोगों के साथ बैठते हैं ताकि वो हमें कुछ ऐसा सिखा पाएँ जिससे मैं जब घर जाऊँ तब मुझे लगे, यहाँ जब मैं सुनने के बाद बैठूँ तब लगे कि यार आज कुछ एक चीज़ एक्स्ट्रा सीखी जो मज़ा आ गया. समटाइम्स इट कैन जस्ट बी अबाउट माइंड सेट, समटाइम इट कैन बी अबाउट हार्ड कोर प्रैक्टिकल इंसाइट, समटाइम्स इट कैन जस्ट बी अबाउट मेरी हेल्थ में मैं ये ऐड करूँगा तो ऐसा हो जाएगा. एनीथिंग. बट जैसे फॉर एग्जाम्पल ना, वी बिल्डिंग दिस होल, एवरी पॉडकास्ट इफ यू सी इज जस्ट पर्सनल ग्रोथ रिलेटेड. अगर उसमें पर्सनली ग्रोथ नहीं हो रही, किसी को कुछ सीख नहीं रहा, तो हम पॉडकास्ट डालते ही नहीं. द होल आइडिया इज एजुकेशन. तभी हमारा पॉडकास्ट एंटरटेनिंग नहीं होता, कोई एंटरटेनमेंट नहीं करते. कोई ज़्यादा हंसी मजाक थोड़ी हो गई तो हो गई, बट इट्स नॉट डिजाइंड फॉर एंटरटेनमेंट और मेकिंग यू फील लाइक कि ओ आज तो क्या मज़े आ गए. कोई मज़े नहीं आया, सीखा कि नहीं सीखा ये बताओ. इनफैक्ट आई वुड लाइक, अगर पॉडकास्ट देखिए, ये पॉडकास्ट है कि आपको लगा बहुत मज़े आया, बहुत जो है, तो मुझे बुरा लग जाएगा कि क्या कर दिया हमने. That's how we think. So first is प्रॉब्लम फर्स्ट कि यार आप सोचो, और इसका तरीका ना एक फॉर्मूला भी हो सकता है. मतलब आप एक सिंपल फॉर्मूला लगाओ. आपका जो प्रॉब्लम है, जो आपने आइडेंटिफाई किया है, आइडियली ऐसा प्रॉब्लम होना चाहिए जो आपने फेस किया है, क्योंकि वरना आप वो समझ ही नहीं पाओगे प्रॉब्लम. फिर आप ना थोड़ा सा एक एस्टिमेट ये कर सकते हो कि कितने ऐसे लोगों को ये प्रॉब्लम आता है, उन लोगों को कितना फ्रीक्वेंटली आता है, और उसका इंटेंसिटी कितना होता है. इसको मल्टीप्लाई कर लो आप. मतलब अभी इसका कोई यूनिट्स नहीं होता है, बट आप मतलब स्पिरिट में ले लो इसको, कि नंबर ऑफ पीपल इनटू हाउ मेनी टाइम्स दे फेस दैट प्रॉब्लम, और उसकी इंटेंसिटी क्या है. अगर समझो कम लोगों को ये प्रॉब्लम आता है, साल में एक बार आता है, और जब आता है तभी भी हाँ यार मतलब आता है प्रॉब्लम, बट ऐसा नहीं है कि बाप रे लोग उसके ही बारे में बात करते जा रहे हैं, वही बात करते जा रहे हैं. मतलब ऐसा नहीं है. तो आपने अगर सोल्यूशन भी बनाया तो ना वो कस्टमर उसके लिए पे करेगा, अगर पे भी करेगा तो ज़्यादा नहीं करेगा, और ऐसे इनफ लोग ही नहीं होंगे जो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे. ट्रू. सो फंडामेंटली आपको सिर्फ ये चूज करना है कि क्या ये प्रॉब्लम बिग इनफ है, और वो बिग इनफ के लिए ये आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो. एंड देखो मतलब जब हम लोग ने बोल दिया ये अभी चीज़, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि ये सबसे शायद हार्डेस्ट चीज़ टू फिगर आउट है.
कि मैं प्रॉब्लम कौन सा सॉल्व करूँ. और मुझे ऐसा लगता है कि इफ आफ्टर दिस पॉडकास्ट everyone who's watched this podcast, starts noticing problems around them that they were not earlier, starts applying this formula to that problem, then I think it's success. कि अगर क्योंकि वो माइंडसेट आ जाता है ना कि अरे यार गर्मी लग गई, प्रॉब्लम है क्या है, मैं इसको सॉल्व कर सकता, क्या ये ऑलरेडी सॉल्व है प्रॉब्लम, इसका ऑल्टरनेटिव कितना बेहतर है, क्या अभी टेक्नोलॉजी ऐसी मूव हुई है कि मैं ऐसा ऑल्टरनेटिव बना सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम ही ना हो. तो ऐसी जब सोच आ जाती है ना लोगों में, दे आर मच मोर डिजाइंड टू बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है उसने बड़ी प्रॉब्लम पिक करके उसको सॉल्व किया. There's a nuance to it जो I learned it from Jeff Bezos, which I really admire. मैं भी ऐसे हो सकता हूँ, प्रॉब्लम फर्स्ट, बट देन ना हर चीज़ हर थोड़े दिन में चेंज हो जाती है. तो इट्स लाइक दिस इज चेंजिंग. तब मैं ये मेरी प्रॉब्लम आज प्रॉब्लम रहेगी कि नहीं रहेगी, अगले दिन आज मैंने सोल्यूशन बना दिया, पूरी मेहनत करके कुछ अच्छी चीज़ बना दी, बट देन 4 साल बाद चेंज हो गई, 2 साल बाद चेंज हो गई, किसी और ने बना दिया, कॉम्पिटिशन आ गया. लाइक इट्स दिस ऑलवेज यू constantly you are not able to keep up with innovation, because you don't know how deep the problem is getting and how fast it will change and whether it's a good problem to be solved or not. And what I feel, which I follow this principle a lot, कि Jeff Bezos बोलता है जब भी तुम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो या कंपनी में बात करते हो, तब ये पूछो कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं मेरे कस्टमर की जो 10 साल बाद भी सेम ही रहेंगी. वो ऐसी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की मत कोशिश करो जो तुम्हें लगता है जो 2 साल बाद चेंज हो जाएगी या प्रॉब्लम नहीं रहेगी. करेक्ट. सो आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन कि कौन सी ऐसी 2 या 3 चीज़ है जो कस्टमर की प्रॉब्लम कभी सॉल्व होगी ही नहीं. करेक्ट. एंड देन ट्राई टू अचीव दैट. अगर उसके प्रिंसिपल से बिजनेस बनाए तो यू कैन थ्राइव. एंड somebody was asking कि Amazon कैसा, बोलते हैं Amazon में the simple thing is, you were in Amazon so you would know this, speed. कस्टमर को अपना सामान जल्दी चाहिए, कस्टमर को कम पैसों पे चाहिए, और कस्टमर को बहुत बड़ी वैरायटी चाहिए. तो ना वैरायटी कभी ऐसा लगेगा कस्टमर को कि बहुत है, ना कभी उसको ऐसा लगेगा कि अरे 10 मिनट बचा देना, नहीं 2 मिनट बचा, राइट. ना कस्टमर को ऐसा होगा कि नहीं मुझे महंगे में चाहिए. These 3 problems are always going to be there forever, so you optimize for that and just keep optimizing. So it just, I think it's crazy insight. And it's mad. मतलब मैं Amazon बता सकता हूँ कि it's a good and a bad thing, but working in Amazon is like working in a cult. मतलब मैं seriously बता रहा हूँ. जैसे Amazon के जब मैं काम करता था 14 लीडरशिप प्रिंसिपल्स थे. ठीक है, अभी वो शायद 16 या फिर 17 हो गया, 2-3 और ऐड, सस्टेनेबिलिटी करके कुछ तो ऐड हो गया. आपका इंटरव्यू, ठीक है, कैसे होता था कि अगर मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए इंटरव्यू कर रहा हूँ तो उनके 8 लीडरशिप प्रिंसिपल्स 4 लोगों में बांटे जाएंगे. वो 2-2 लीडरशिप प्रिंसिपल्स पे मुझे टेस्ट करेंगे. और वो टेस्ट, और मैं बताता हूँ लीडरशिप का जो उनका राउंड है उसमें कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होता. द क्वेश्चंस आर ऑल्सो प्रिडिक्टेबल. जैसे फॉर एग्जाम्पल कस्टमर ऑब्सेशन लीडरशिप प्रिंसिपल है, बायस फॉर एक्शन लीडरशिप प्रिंसिपल है, जजमेंट लीडरशिप प्रिंसिपल है. थोड़े से भूल गया हूँ अभी मैं, नॉट अ ट्रू अमेजोनियन, बट नॉट एनीमोर. तो बट ऐसे कई सारे हैं और मैं थोड़े से अभी भूल रहा हूँ. बट हैविंग बैकबोन इज एक जो मेरा सबसे फेवरेट लीडरशिप प्रिंसिपल था, डिसएग्री बट कमिट. जो बेसिकली ये होता है कि अगर झगड़ा हो रहा है ना रूम में तो आप डिसएग्री कर सकते हो, बट जब आप रूम के बाहर जाओगे तो आपको कमिट करना है. तो राइट फ्रॉम हायरिंग आपको एक ही सवाल पूछा जाता है, टेल मी अबाउट अ टाइम यू शोड कस्टमर ऑब्सेशन. तो 8 लीडरशिप प्रिंसिपल्स है जो आपको पीएमिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ करने पड़ते हैं. पीएमिंग इज प्रोडक्ट मैनेजमेंट. तो वो आपको वही सवाल पूछेंगे, टेल मी अबाउट अ टाइम यू शोड कस्टमर ऑब्सेशन. जब मैं वो स्टोरी बताऊंगा उसमें इतना डीप घुसेंगे वो कि आप मुझे बताओ कस्टमर कौन था. नहीं, बट वो असली में कस्टमर था क्या आप कस्टमर से मिले, कस्टमर ने क्या बोला, उसका बिहेवियर क्या था. वो असली में जानना चाहते हैं कि आर यू ऑब्सेस्ड अबाउट कस्टमर्स. नाउ ये एक हुआ. जब आपका क्वार्टरली या फिर ईयरली अप्रेजल्स होता है, यू आर रेटेड ऑन दीज लीडरशिप प्रिंसिपल्स. इन मीटिंग्स आई हैव
heard जहाँ पे लोग जो है वो बोल रहे हैं कि वरुण यू आर नॉट शोइंग कस्टमर ऑब्सेशन. दे आर कोटिंग दिस, मतलब वो अंदर कोट कर रहे हैं, मीटिंग्स में कोट कर रहे हैं. मैं आपको बताऊं, मेरे सियाटल में जब मैं टीम में काम करता था, दिस इज नॉट मेड अप, हमारे मीटिंग रूम में एक कुर्सी जो है वो खाली रखी जाती थी. एंड बॉस बोलते थे कि यहाँ पे कस्टमर बैठा है, ऐसे समझो. तो आप मीटिंग के दौरान ऐसे कुछ नहीं बोल सकते हो जो कस्टमर को पिस ऑफ करेगा. तो ये जो कस्टमर बैकवर्ड्स थिंकिंग है वो सिंगल हैंडेडली ना मैं अमेजोन से सीखा हूँ. अमेजोन के अंदर आपको अगर कोई भी आइडिया अगर पिच करना है तो आपको एक डॉक्यूमेंट लिखना पड़ता है कॉल्ड PRFAQ. ये तो अभी आई थिंक सबको पता है, प्रेस रिलीज एंड FAQ. बट द मेन कॉन्सेप्ट अबाउट इट इज दैट एंटायर डॉक्यूमेंट इज अबाउट अगर आपने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया तो कस्टमर्स उसके बारे में कैसे बात करेंगे. बस ये वो डॉक्यूमेंट है. और मैं बताऊं, ये लिखना इज द बिगेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस दैट आई हैड. मुझे ऐसा लगता था अरे यार 6 पेजेस का डॉक्यूमेंट, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता. तो 6 पेजेस तो मैं भर ही दूंगा यार. तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम से आया, मुझे लिखना तो आता है. बट जब आप लिखते हो ना तो इट देयर इज अ कहावत है ना, इट स्टेज रिटन. आपने एक बार लिख दिया ना, आपने कमिटमेंट कर दिया. बट तो इसलिए क्या हो जाता है कि आप झिझकते हो, फिर आप सवाल पूछने लगते हो कि इज दिस एक्चुअली ट्रू. एंड इसलिए आज भी जब मैं मेसा में समझो अगर नया प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, आई फर्स्ट विल स्पेंड हाफ अ डे राइटिंग अ PRFAQ अबाउट इट. मतलब वो इतना इंटरनलाइज हो गया ना मेरे अंदर कि जब तक वो PRFAQ लिख के नहीं आता, आई कांट इमेजिन अ प्रोग्राम, आई कांट इमेजिन अ न्यू लॉन्च. And I think that is just incredible ki how Jeff Bezos has been able to do it with a company which has 1 million employees. That is insane. Yeah, True. it's insane. I every time I talk to some Amazon leader, I'm even just an Amazon employee or read anything about Jeff. Like one of my favorite entrepreneurs is Jeff Bezos. Have you met just him because by of any this. chance? No. I'm just Someday. dying to meet. Someday. Like he's out of all the people you talk about, that are greatest of the greatest entrepreneurs, for me, maybe because I've read about him so much and seen a lot of him, and then that's, I think I'm just obsessed with it. Yeah. Okay, so problem first, second point, धंधा चमकना चाहिए. आई थिंक एनालिटिकली तो मैं इक्वेशंस बनाता हूँ. और सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो बिजनेस के लिए, कोई भी बिजनेस आप बना रहे हो, चप्पल का हो किसी और का हो, तो आपको यूनिट इकोनॉमिक्स समझना चाहिए. बाकी सब कुछ सही है. जब आप एक यूनिट ऑफ माल बेच रहे हो, क्या आप कभी भी उस पर पैसा कमा पाओगे? ये आंसर अगर नो है तो वो बिजनेस आपने चालू नहीं करना चाहिए. एंड दैट इज 80% ऑफ द टाइम्स ट्रू, राइट? सो इट अलाउज यू टू लाइक से नो टू अ लॉट ऑफ आइडियाज. जैसे फॉर एग्जाम्पल ना, लेट्स कम बैक टू से क्विक कॉमर्स. because so many people are kind of talking about quick commerce, there are a few metrics that everyone keeps talking about in quick commerce. Now before naming them, let's try to understand कि उसके यूनिट इकोनॉमिक्स कैसे होते हैं. तो अगर आप एक डार्क स्टोर लेवल पे अगर देखोगे तो आपको कुछ ऑर्डर्स मिल रहा है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिल रहा है आपको, आप पर ऑर्डर पे कुछ मार्जिन पैसे बना रहे हो, माइनस आपको रेंट भरना पड़ रहा है, माइनस आपको वेस्टेज हो रहा है, माइनस मैन पावर, माइनस यूटिलिटीज. मेरे हिसाब से ये इक्वेशन है. ये इक्वेशन मेरे हिसाब से ब्लिंकिट को पता है, जेप्टो को पता है, सबको पता है. अभी ना इसको ब्रेक डाउन करते हैं. तो हम लोगों ने क्या बोला? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू मार्जिन माइनस रेंट माइनस यूटिलिटीज मैन पावर माइनस वेस्टेज. पहले समझते हैं कि इसमें से कौन सी चीज़ें हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. क्या वेस्टेज कर सकते हैं कुछ सप्लाई चेन ऑपरेशंस करके, बट मेरे हिसाब से वो ऑलरेडी होता रहेगा, हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे उसमें. मतलब अगर इतना सारा डेटा है, मतलब अगर समझो आप और मैं एम्प्लॉय बन गए वहाँ पे, या फिर हम लोग एक स्टार्टअप चालू कर रहे हैं जो क्विक कॉमर्स का स्टार्टअप है, तो हम लोग किसी को तो ब्लिंकिट या फिर यहाँ से हायर करेंगे, उसको बोलेंगे इसका सप्लाई चेन तू डाल दे ताकि इसका वेस्टेज जो है वो इससे कम ना हो. रेंट और यूटिलिटीज़ हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, हम लोग सबसे अंदर वाले जगह पे. इसलिए अगर आप देखोगे तो कई सारे डार्क स्टोर्स जो है वो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे रेंट सबसे कम होता है. दैट्स व्हाई दे कॉल्ड डार्क स्टोर्स, राइट? तो मैं ऐसी जगह पे लूँगा जहाँ पे वो एक्सेसिबल भी है, बट वो इतने कोपचे में है कि वहाँ का रेंट जो है वो बहुत कम है. मैन पावर के लिए मैं जितना कर सकता हूँ मैं करूँगा, बट मैं कितना हिला सकता हूँ,
मेरे पास 2 बच गए, विच इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स और मार्जिन. लेट्स गो डीपर इनटू ईच वन ऑफ देम. नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या होता है कि अगर एक डार्क स्टोर है तो उसके अराउंड एक रेडियस है जिसके अंदर आप 10 मिनट की डिलीवरी कर सकते हो. उसके अंदर जितने भी कस्टमर्स है, समझ लो वो हो गया एक्स आपका, या फिर 100,000 कस्टमर्स, 1 लाख कस्टमर्स है आपके. आप 1 लाख का 1,10,000 नहीं कर सकते क्योंकि राइडर तो उसी स्पीड से चला सकता है. तो वो रेडियस तो आपका सेट हो गया. तो योर नंबर ऑफ ऑर्डर्स आर एक्चुअली दिस इनटू पेनिट्रेशन परसेंटेज, कि इसमें से कितने परसेंटेज लोग आपका ऐप यूज कर रहे हैं, इनटू वो दिन में कितने बार आपका सर्विस ऑर्डर कर रहे हैं. राइट. तो ये हम लोग ने ब्रेक कर दिया कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स है नंबर ऑफ पीपल इनटू पेनिट्रेशन परसेंटेज इनटू कितने बार दिन में वो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं. सिमिलरली परसेंटेज मार्जिन के फ्रंट पे हम लोग ने क्या किया, परसेंटेज मार्जिन इज बेसिकली AOV, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, इनटू आपने क्या डील स्ट्राइक किया है ब्रांड्स के साथ. जैसे अगर होल ट्रूथ के साथ अभी उनका टेक रेट जो है वो कम होगा क्योंकि होल ट्रूथ नाउ इज अ ब्रांड एंड कमांड्स, बट जो छोटे ब्रांड्स हैं उनके साथ उनका टेक रेट थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा बिकॉज दे आर डूइंग द ब्रांड्स अ फेवर. राइट. तो एक टेक रेट हो गया, तो AOV इनटू टेक रेट हो गया, माइनस डिलीवरी कॉस्ट हो गए, माइनस पैकेजिंग हो गया. राइट. अभी इसको वापस एक बार ब्रेक डाउन करते हैं. तो अगर हम लोग ने बोला मार्जिन पर ऑर्डर, पैकेजिंग क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं? नहीं, वो ऑलरेडी बेसिक होता है. डिलीवरी कॉस्ट क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं? अभी के लिए नहीं कर सकते. राइट. तो बच जाता है AOV और टेक रेट. टेक रेट मेरे हिसाब से क्या ही कर पाएंगे और हम लोग, मतलब अभी तो इतना इंटेंस कंपटीशन चल रहा है कि ब्रांड्स के लिए झगड़ा हो रहा है, तो टेक रेट पे तो प्रेशर आएगा ही. वी कैन नॉट डू एनीथिंग. AOV चेंज किया जा सकता है. राइट. सिमिलरली अगर हम लोग दूसरे साइड पे आए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे आए, तो नंबर ऑफ पीपल है, क्या वो चेंज किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि रेडियस तो उतना ही होगा. परसेंटेज पेनिट्रेशन, मुझे ऐसा लगता है कि इतने एड्स के बाद जिसको खरीदना था ना आपसे, वो ऑलरेडी खरीद रहा है. वो पेनिट्रेशन हम लोग और बढ़ा नहीं सकते, बट आप नंबर ऑफ टाइम्स दैट दे आर ऑर्डरिंग वो आप बढ़ा सकते हो, रिपीट रेट बढ़ा सकते हो. सो नाउ वो जो पूरा यूनिट इकोनॉमिक्स का इक्वेशन था लाइज अपॉन 2 थिंग्स दैट क्विक कॉमर्स नीड्स टू सॉल्व फॉर देम टू बी सक्सेसफुल एट अ डार्क स्टोर लेवल, विच इज AOV एंड रिपीट रेट. एंड दैट्स व्हाई यू विल सी कि क्विक कॉमर्स में दीज आर द 2 थिंग्स दैट आर ऑलवेज कोटेड, कि ब्लिंकिट का क्या है, स्विगी का क्या है, जेप्टो का क्या है. आई थिंक ये जो एबिलिटी है ना कि हम लोग एक बिजनेस को ले, उसको ऐसे बिछा दे, उसको अंडरस्टैंड करे कि कौन से लीवर्स अवेलेबल है. नाउ फॉर एग्जांपल कल अगर समझो ड्रोन डिलीवरी आ गया, तो इक्वेशन चेंज नहीं होगा, इक्वेशन यही रहेगा, बट चीज़ें क्या चेंज हो जाएगी? मुझे ऐसा लगता है कि आपका रेडियस बढ़ जाएगा, तो नंबर ऑफ पीपल दैट कैन बी सर्विस्ड बाय अ डार्क स्टोर बढ़ जाएगा, तो आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स अपने आप बढ़ जाएंगे बिकॉज यू कैन डिलीवर टू मोर पीपल. शायद आपका डिलीवरी कॉस्ट बढ़ जाएगा इन द बिगिनिंग क्योंकि द टेक्नोलॉजी इज अ न्यू टेक्नोलॉजी, उसमें फेलियर भी होगा, वो गिर जाएंगे ड्रोन्स वट एवर, बट एट द सेम टाइम बिकॉज नंबर ऑफ ऑर्डर ऊपर चला गया है, यू विल बी एबल टू काइंड ऑफ मैच दैट. सो जस्ट एन एग्जाम्पल. अभी ये और एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि क्विक कॉमर्स Tier 2 Tier 3 में काम क्यों नहीं करता. वो इसलिए काम नहीं करता क्योंकि वो 10 मिनट डिलीवरी के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, बहुत कम. तो जो लोग हैं वो कम है, तो द नंबर ऑफ ऑर्डर्स आर लेस, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आर नॉट इनफ टू जस्टिफाई द कॉस्ट्स दैट हैपन एट अ डार्क स्टोर लेवल. तो देखो ये अभी हम लोग काफ़ी डिटेल में चले गए क्विक कॉमर्स के अंदर. ये मैं आई एम नॉट सेइंग कि हर एक जन ने बिफोर दे आर स्टार्टिंग अ बिजनेस ये करना चाहिए, राइट. बट मुझे ऐसा लगता है कि उनको थ्रू देयर एक्सपीरियंसेस ये समझना चाहिए कि ये बिजनेस बनाने के लिए वो 2-3 चीज़ें ऐसी क्या है जो मुझे करेक्ट करनी ही पड़ेंगी. ट्रू. राइट. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इज धंधा चमकना. आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग एल्स. आई थिंक इट इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि आपका वो मेन मेट्रिक क्या है और वो 2 या 3 चीजें क्या है जिससे ये धंधा बनता है. फेयर. व्हाट थर्ड? या थर्ड मेरे हिसाब से अगेन मैं जेनेरिक से चालू करूंगा कि आपको ना आपका बिजनेस, आपका प्रोडक्ट, ओके, वो टेक प्रोडक्ट हो या फिर फिजिकल प्रोडक्ट हो, 2 हफ्ते में लॉन्च करना आना चाहिए. 2 हफ्ते में. एंड व्हाट आई मीन बाय दैट इज दैट मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना कोई भी ज्ञान नहीं दे सकता कि क्या मार्केट में चलने वाला. अभी तक आपने क्या किया है? अभी तक आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है,
आपने थोड़ा सा धंधा उस पर सेंस लगाया कि ये चलेगा कि नहीं, इससे पैसे बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। अभी अगला है कि आपको मार्केट में ट्राई करना है। आपको ये समझने के लिए कि क्या ये बिजनेस बन सकता है, आपको सिर्फ ये चीज़ जो है ना वो आपको एक ही इंसान बता सकता है, आपका कस्टमर। तो आपको ना ये प्रोडक्ट तुरंत कस्टमर तक लेके जाना है, आपको उस पर काम करते नहीं रहना है। 1 साल के लिए हम लोग उस पर ही काम कर रहे हैं, वही सोल्यूशन पे काम कर रहे हैं, आपको वो नहीं करना है, आप यू हैव टू हिट द कस्टमर्स। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि से अगर मैं चप्पल का ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ और मेरे चप्पल के ब्रांड में एक जेट पैक है जिससे आप उड़ सकते हो और रास्ते पे फास्ट जा सकते हो, ये मेरा चप्पल है। अब मैंने क्या किया है कि मैंने देखा कि लोगों को ना बहुत फास्ट चलना होता है और कई सारे लोग हैं जो बूढ़े हो गए रहते हैं, उनको चलने में दिक्कत आती है, तो उनको फास्ट चलना है, ये मेरा प्रॉब्लम, ये मेरे को सॉल्व करना है। मैंने थोड़ा सा मैथ कर लिया, यूनिट इकोनॉमिक्स लगा दिया और मैंने बोल दिया कि अगर मैंने इसको प्राइस किया तो इनफ कस्टमर्स इसको खरीदेंगे और फिर मैं उससे पैसा बना पाऊंगा। अब अगला स्टेज जो है वो मेरा, वो ये नहीं होना चाहिए कि मैं वो जेट पैक बनाऊं, क्योंकि बाय द वे इसको बनाने को शायद मेरे को 6 महीने लग जाएंगे। तो समझो अगर मैंने इसको बनाया, 6 महीने लगाए, पैसे लगा दिया, साल भर लगा दिया, फिर लॉन्च कर दिया, किसी ने खरीदा ही नहीं, सबसे बकवास काम हो जाएगा वो। तो मैं कैसे करता था ये, मैं एक तुरंत वेबसाइट लॉन्च कर देता था। मैं वेबसाइट लॉन्च कर दूंगा, उस पर मैं अच्छा लिख दूंगा, एक परफॉर्मेंस ऐड बना दूंगा मैं कि जहाँ पे कोई तो उड़ रहा है। वो तो वेबसाइट बना दी मैंने। वेबसाइट बनाना आज के ज़माने में मतलब AI के थ्रू आप एक सिंपल वेबसाइट बना दो, उस पर क्लियर फीचर्स लिख दो कि आपकी चप्पल अलग कैसे है। फिर आपने एक सिंपल सी ऐड बना दी, वीडियो ऐड बना दी, जहाँ पे लोग उड़ रहे हैं और वहाँ पे लिखा हुआ है उड़ती हुई चप्पल, और आपने इसको लॉन्च कर दिया। मैं 10,000 रुपये लूँगा या और भी कम, 5,000 रुपये लूँगा, परफॉर्मेंस मार्केटिंग में उसको लगा दूंगा। आजकल परफॉर्मेंस मार्केटिंग के एजेंसीज मिल जाते हैं हु विल नॉट चार्ज यू मोर देन 5% टू रन एड्स। इट्स वेरी चीप। तो मैं 5,000 रुपीज़ दूंगा, एड्स रन करूँगा और उसमें कुछ मेट्रिक्स देखूंगा। नंबर 1 मेट्रिक में ये देखूंगा कि जिनको मैंने ऐड दिखाया था, व्हाट परसेंटेज ऑफ देम क्लिक्ड ऑन द ऐड, विच इज़ माई क्लिक थ्रू रेट बोलते हैं, CTR बोलते हैं, ठीक है। फिर वो वेबसाइट पे आए, फिर मैं ये देखूंगा कि जो लोग वेबसाइट पे आए उनमें से कितने परसेंटेज लोगों ने मेरा फॉर्म, जो भी मैंने वहाँ पे फॉर्म भरा था कि ज्वाइन वेट लिस्ट या फिर इसको खरीदो, आपकी डिटेल्स लिखो यहाँ पे, वो कितने प्रतिशत लोगों ने भरा। ये दूसरा मैट्रिक देखूंगा मैं। तीसरा मैं क्या करूंगा कि जिन लोगों ने भरा उनको मैं कॉल करूंगा और उनको कॉल करके मैं दबा के सवाल पूछूंगा कि आपको ये अगर खरीदना है तो कितने रुपए में आप खरीदना चाहोगे। या फिर मैं ऐसा कभी नहीं पूछूंगा, मैं ये बोलूंगा कि ये 3,000 रुपये का है और रिएक्शन देखूंगा, अरे 3,000 रुपये, अच्छा 3,000 रुपये। तो मुझे वो समझ में आ गया और उससे मेरे को ये भी समझ में आ रहा है कि डिमांड कितना है मार्केट में। अगर समझो CTR बहुत हाई है तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि ये नीड है मार्केट में, लोगों को चाहिए ये। अगर सही प्राइस पॉइंट मिल गया तो ये लोग खरीद लेंगे। अगर ये लोग वेबसाइट पे आए और वेबसाइट पे अगर मैंने 4 चीज़ें लिखी है कि इससे ये होता है, ये होता है, ये होता है, और फिर भी उन्होंने अगर क्लिक किया, तो इसका मतलब ये है कि वो 4 फीचर्स खरीद रहे हैं वो। मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में आप 1 वीक में ये कर सकते हो। अगर आपके पास एक आइडिया है, यू कैन क्विकली लॉन्च दिस एंड यू विल नॉट रिक्वायर मोर देन 5,000 रुपीज टू लॉन्च दिस एंड जस्ट टॉक टू कस्टमर्स एंड अंडरस्टैंड कि ये चलने वाला है कि नहीं चलने वाला है। ट्रू। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बिकम अ सुपर पावर। दिस इज गोइंग टू बी, क्योंकि स्पीड, बिकॉज आई फील दैट आप जहाँ पे भी काम करोगे, आइदर एज एन एंटरप्रेन्योर और ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 पीपल, आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे, आपको कई बार लॉन्च करना पड़ेगा। और आपको मैं बता रहा हूँ, आप जब लॉन्च करोगे तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें समझेंगे कस्टमर के बारे में जो आपने सोचा ही नहीं है कभी, वो कभी आपको बताने ही नहीं वाला था, क्योंकि कस्टमर तो आके आपको बताएगा नहीं कुछ भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कहावत है कि अगर, तो ये जो चीज़ हम लोग बोल रहे हैं इसको MVP बोलते हैं, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। वो कभी कभी मिनिमम लवेबल प्रोडक्ट हो जाता है, जो भी हो। अभी आजकल मिनिमम इवॉल्वेबल प्रोडक्ट नया आया है मार्केट में, बट इसेंशियली इट्स दैट, राइट। देयर एक कहावत है कि इफ़ यू आर नॉट एम्बैरेस्ड अबाउट योर प्रोडक्ट, दैट मीन्स यू हैव लॉन्च टू लेट। यू शुड बी एम्बैरेस्ड विथ योर प्रोडक्ट। ट्रू, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है ये स्पीड इज सो इम्पॉर्टेंट। जब आप स्टार्टअप्स में काम करोगे और जब आप MNCs को डिसरप्ट करने जाओगे, आपको ऐसे इंसाइट्स चाहिए कस्टमर से जो MNCs के पास नहीं है। उसके लिए आपको 10 बार लॉन्च करना पड़ेगा
जैसे फॉर एग्जांपल मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप लॉन्च करोगे, अगर मैं प्रोसेस आपको बताऊँ तो पहले तो मैं चप्पल वाला लॉन्च करूँगा। मैं 5 लोगों ने साइन अप किया, मैं उनसे बात करूँगा, मैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दूंगा। जो मेरे पहले 100 कस्टमर है ना, वो मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप पे रहेंगे। वो मेरे सबसे बड़े प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं, क्योंकि ये 100 लोग ना मुझे ये बताने वाला है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि आपने किसको ऐड किया, किसको नहीं ऐड किया। आप गलत कस्टमर्स को ऐड करोगे तो वो आपको गलत रिक्वायरमेंट्स देंगे। अगर समझो मेरे चप्पल वाले एग्जाम्पल में मैंने बच्चों को ऐड कर दिया, तो बच्चे बोलेंगे अरे लाइट्स होने चाहिए, इसमें मजेदार होना चाहिए चप्पल। बट मैं वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं तो प्रॉब्लम मोबिलिटी का सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप सही कस्टमर्स को चूज करो पहले, बट देन ऐड देम टू अ व्हाट्सएप ग्रुप एंड कीप लॉन्चिंग अगेन ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। यू विल कीप गेटिंग फीडबैक, ये मत करो, ये मत करो। योर फर्स्ट 100 customers are your best product managers for a tech product, for a D2C product. And you have to very actively engage with them. ये जो मसल है ना, मैं बता रहा हूँ, ये लगता बहुत आसान है, पता है कि हाँ कस्टमर से बात करनी है, बट कस्टमर्स जैसे बात करते हैं ना, एक तो उनके पास टाइम नहीं होता। आप खुद की कंपनी फुल टाइम बना रहे हो, बट वो फीडबैक फुल टाइम तो नहीं दे रहे, दैट्स अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। सो उनसे ना वो एक्सट्रैक्ट करना कि वो सही इंफॉर्मेशन क्या है, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्किल हो जाती है। इंटरेस्टिंग। आई मीन द नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, I think let's build up on, and we can quickly finish this also, is how to talk to customers. मुझे ऐसा लगता है कि the reason why I'm adding this as a separate skill is because I have seen myself struggle a lot. जब मैं Amazon में था और customers के साथ बात करता था, तो उनसे information निकालना is one of the hardest things that I've ever had to do. कैसे करते हैं कस्टमर से बात? यार मेरे हिसाब से आपको ना, अगेन यू हैव टू वर्क बैकवर्ड्स फ्रॉम कि आपको क्या चाहिए फ्रॉम द कस्टमर। जब आप कस्टमर से बात कर रहे हो, तो द फर्स्ट थिंग दैट यू वांट टू काइंड ऑफ सो जो पहली चीज़ है जो आपको जाननी है कस्टमर से, वो ये है कि जो प्रॉब्लम आपने दिमाग में लेके चला है, क्या वो असली में प्रॉब्लम है और वो कितना पेनफुल प्रॉब्लम है। अगर आप इफ़ यू आर वर्किंग बैकवर्ड्स, तो ये आंसर आपको चाहिए ना कस्टमर से। ट्रू। तो आपको ये पहला चाहिए। सेकंड, आपको ये चाहिए कि समझो अगर ये येस है, समझो अगर ये नो है, तो देन वी शुड नॉट बी बिल्डिंग व्हाट वी आर बिल्डिंग। अगर ये समझो येस है, तो आपको नेक्स्ट आंसर इस क्वेश्चन का चाहिए कि अगर आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या सोल्यूशन अभी तक यूज़ किया है, आपको उस सोल्यूशन से क्या खामियां लगते हैं। अगर बेटर सोल्यूशन आया मार्केट में, तो आप उसके लिए और पैसे देने के लिए राजी होंगे कि नहीं होंगे। आपको ये क्वेश्चंस फिगर आउट करना है। और इसमें ना एक फ्रेमवर्क है, मॉम टेस्ट करके एक बुक भी है, बोला जाता है। क्या होता है ये? तो इसेंशियली द रीज़न वाई वो मॉम टेस्ट है, वो आई मीन 2-3 चीज़ों के लिए वो मॉम टेस्ट बोला जाता है। एक तो ये है कि जब आप कस्टमर से बात कर रहे हो ना, तो कभी कभी आपके रिश्तेदारों की तरह बात करते हैं और बोलते हैं अरे बढ़िया बढ़िया, क्या बना रहे हो, क्या बना रहे हो। बट यू हैव टू नॉट आस्क देम क्वेश्चंस अबाउट द प्रोडक्ट। तो मॉम टेस्ट में ना 3 बहुत बड़े रूल्स होते हैं। एक तो ये होता है, नेवर टॉक अबाउट द प्रोडक्ट, टॉक अबाउट देयर लाइव्स। आपकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं आपको, ये प्रॉब्लम आपको कितने बार आता है, आप उसको सॉल्व कैसे कर। आई एम टॉकिंग अबाउट यू। सेकेंड इज नेवर टॉक अबाउट फ्यूचर। आप मत पूछो कि अगर ये आ गया तो आप क्या करोगे इसके साथ, क्यों, कैसे वो विजुलाइज कर पाएंगे। यू हैव टू आस्क देम क्वेश्चंस अबाउट द पास्ट। And the third rule is you talk less and you listen more. Right? तो ये 3 rules जो है ना, अगेन मैं बोलूँगा कि ये पॉडकास्ट सुनने के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कस्टमर्स से बात करना आ गया, तो वो गलत फहमी है। करना पड़ेगी, आप समझ में आएगा। हाँ, आपको असली कस्टमर्स के साथ बात करना पड़ेगा जो आपके रिश्तेदार नहीं है। वो बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं लोगों को वही बोलता रहता हूँ कि जब आप आपका प्रोडक्ट बनाते हो ना, तो रिश्तेदारों से जाके बात मत करो। ट्रू। बिकॉज रिश्तेदार जो है वो बोलेंगे अरे बच्चा अच्छा कर रहा है, करो करो, हाँ बनाओ। आपको ऐसे लोगों के साथ बात करना है वेयर देयर मनी इज ऑन द लाइन। देयर लाइक अरे 100 निकालने पड़ेंगे क्या, तब जाके वो बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा इसमें क्या क्या होता है, अरे इसमें ये क्यों नहीं होता। तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्किल होने वाली है। बिकॉज अगेन अ स्किल विच बाय द वे is on the radar of being replaced by AI is right down there, क्योंकि it's going to be difficult for AI to be able to extract market research and being able to see, because market research तो AI कर सकता है, but like
specific customer insight which is new and not average. and not average, and also being able to sit in front of customers, seeing their expressions, कहाँ पे वो twitch कर रहे हैं, कहाँ पे वो excite हो रहे हैं, ये तो AI will not be able to do in the foreseeable future. AI के बारे में क्या बोले यार बाद में समझ में आ गया कि एक्सप्रेशन कुछ तो देख रहा है और कुछ कर रहा है, बट in the foreseeable future it's going to be like a superpower. Nice. Tell me the fifth skill, the most important. अगर सब skills में से कोई एक choose करना हो कि this is it, the most important last skill if you have to tell somebody. यार I would say distribution. Explain, favorite topic. एंड इसमें मैं कई सारी चीज़ें मतलब अभी ऐड करेंगे इसमें. we'll add distribution, growth, sales, मतलब I'm talking about the same thing. The world is very noisy. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बाहर जाके आपकी कहानी बताओगे और लोग सुनेंगे, दैट इज फॉल्स. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. कोई नहीं सुनने वाला, बिकॉज इतने सारी चीज़ें चल रही है दुनिया में. एवरीवन इज vying for your attention. We are living in an economy which is an attention economy. कि who can gain attention. Attention is new oil. Yeah, it's the new oil, and तो आपको नहीं मिलने वाला वो. तो you have to figure out how you're going to be noticed. Now again, I've started with a very generic kind of an advice, and going deeper into it, I think आपको 2-3 चीज़ें करनी पड़ेंगी. आपका चैनल क्या है थ्रू विच यू वांट टू एक्सप्रेस योर वॉइस, वो चूज करना पड़ेगा. आपका मैसेज क्या है वो चूज करना पड़ेगा. और तीसरी चीज, आपकी टोन आपको चूज करनी पड़ेगी. आई फील दैट अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 थिंग्स इज समथिंग दैट विल आइदर मेक यू अ कमोडिटी और विल मेक यू स्टैंड आउट. राइट? सो आई सेड चैनल, मैसेज एंड टोन. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग इंस्टाग्राम की बात करें एज अ चैनल, राइट, विच इज़ एन ऑनलाइन सबसेट ऑफ एन ऑनलाइन चैनल, इट इज़ अ चैनल वेयर पीपल कम फॉर एंटरटेनमेंट. इट इज़ एन एक्सट्रीमली फ्लेकी चैनल, क्योंकि आप स्क्रॉल कर रहे हो, आपके पास टाइम बहुत कम टाइम के लिए होने वाला है. सो योर मैसेज, if you are on Instagram, will need to be conveyed in the first 3 seconds, and it will need to be the opposite of everything that person has seen on Instagram on that particular day for that person to stop scrolling. The tonality will need to be something that person either likes or themselves relates to. Just for example, for Gen Z, there is a certain tonality. For older people, there is a certain tonality. For business schools, there's a different tonality, which is much more serious. But आपको वो tonality grasp करनी पड़ेगी. Now, so the combination of these 3, there is no science for it. It's literally art. Like in the sense that only and only if you understand content, if you understand user psychology, only and only if you have done this enough number of times, will you start understanding what works and what is your place. But in general, my advice to people would be embrace content creation. It is not going anywhere. I feel one of the things that is going to become stronger due to AI is people standing there and talking authentically. I think it is going to start becoming more and more rare, where जहाँ पे लोग आके बोलेंगे कि यार मुझे नहीं AI देखना, मुझे ना असली ह्यूमन का चेहरा चाहिए. जितना कम प्रोडक्शन उतना बेटर, जितना ऑथेंटिक उतना बेटर. इसलिए आजकल मैं इंस्टाग्राम पे भी देख रहा हूँ कि कम प्रोडक्शन, जहाँ पे थोड़े से ब्लर लाइंस आ गए, तो देयर दैट कंटेंट इज वर्किंग बेटर बिकॉज पीपल जस्ट वांट authenticity. So I think content creation is something that people need to grasp, need to understand, right? Coming to the next part, I think there are 2 more things. जैसे आप कंटेंट बना रहे हो, तो कंटेंट आप किस पे बनाओगे? आप IG पे बनाओगे, LinkedIn पे बनाओगे, या फिर YouTube पे बनाओगे. LinkedIn पे भी it does not work as much because retention rates, engagement rates on LinkedIn are very less. The other thing is 2 more things, which is performance marketing. आपको आना चाहिए. It's unfortunately not going anywhere. People dislike it because it's salesy, आपका brand खत्म करता है. But in today's world, I genuinely believe that there has to be a call to action. Otherwise, people don't take action. So there has to be a call to action, and you need to understand how it works. You need to understand how targeting happens. You need to understand how to manage an agency.
You need to understand what are the metrics. You need to understand the funnel. आपको numbers की पहचान होनी चाहिए. आपको ये पता होना चाहिए कि performance marketing कौन सी ad चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी. उसको produce करना, उसका content create करना, ये सब जो है वो सबको सीखना पड़ेगा. I don't think there is any escaping from that. The other thing that is going to become, according to me, very important is Reddit. And Reddit was very important, but मेरे हिसाब से it has become even more important because Reddit feeds into most LLMs today. तो अगर मैं जाके ये मैसेज डाल रहा हूँ कि क्या मैंने राज शवानी का पॉडकास्ट देखना चाहिए, it is picking up most of its signals from authentic channels, and authentic channels में सबसे टॉप पे Reddit आता है. If you are not investing in it, by the way, you should. Like Reddit is the most important channel for most of the LLMs out there when it comes to giving authentic answers. Nice. So it's very important that you are able to engage on Reddit, and Reddit is a very differentiated, unique community. है वहाँ पे अगर आप जाके बहुत ब्रांड के बारे में बात करोगे तो people will dislike you, they will hate you. So you have to build a muscle, and now it is also being called something like AEO, yeah, which is there's a search engine optimization था, अभी इसको बोल रहे हैं general Gen AI optimization or AI engine optimization, artificial intelligence engine optimization, which is basically if you go on a ChatGPT or a Claude and ask them, who pops up first, and all of that is going to be due to authentic content, because during reinforced learning, there are certain tags that are given to content that is published on certain channels, and Reddit is right up there. So I know of a lot of people, from the business school that I run, who have gotten to 1,500 users directly by posting their product on Reddit in a very honest manner. कि यार मैं student हूँ, मैंने इसको बनाया, आप try करो. लेकिन अगर आप Reddit पे गए और आपने बोला ये product बहुत शानदार है, नहीं बिकेगा. Because that's a entire tonality of Reddit that works only and only for Reddit. So I feel that Reddit is going to become another thing that people will need to know now. In your startup school, लोग आते हैं absolutely clueless, and then वो आके ये सारी skills सीखते हैं और वो वहीं के वहीं बनाते हैं. Yeah, and more than anything, like I said earlier, बड़ा startup बनाना आसान नहीं है. And the other thing is कि मैं जितना भी उनको theoretically ये सब बनाऊँ, for example, they have me full time, तो ये सब तो वो रोज सुनते हैं daily. Yes. हाँ, ये रोज सुन रहे हैं वो, और मैं बोलते आया हूँ ये day one से. बट जब तक वो ये खुद करते नहीं है, जब तक ये खुद वो एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, till they don't have that aha moment where they go, हाँ यार जो वरुण ने क्लास में बताया था या फिर जो प्रोफेसर ने क्लास में बताया था वो मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ और सडनली मेरे सेल्स 5x हो जाएंगे, तब तक वो उनको मोटिवेशन नहीं आता टू एक्चुअली लर्न दैट. एंड दैट्स व्हाई आई फील दैट जब आप ये बता रहे हो, अगर वो साइड में बिजनेस नहीं बना रहे तो वो यूजलेस है. उनको साइड में बिजनेस बनाना ही पड़ेगा, उनको वो फेल होना पड़ेगा. जब वो स्टार्टअप स्कूल में आते हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो साइड में डू दे मेक? या दे हैव टू, उनको करना ही है. दे हैव टू बिल्ड अ बिजनेस. लाइक देयर इज नो ऑप्शन. यू आर डूइंग, आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हो स्टार्टअप्स के साथ, वो कर रहे हो, आप क्लासेस कर रहे हो, आप फाउंडर्स आ रहे हैं कैंपस पे, आप मिल रहे हो उनको, बट साइड में आपका बिजनेस चल रहा है. और उससे क्या हो जाता है कि इनके जो इंटरेक्शंस भी होते हैं फाउंडर्स के साथ, दे एंड अप आस्किंग रियली गुड क्वेश्चंस. बिकॉज़ वो खुद बना रहे हैं, और वो ऐसे नहीं पूछते आपकी जर्नी बताओ, वो असली में पूछेंगे सर जब आपका परफॉर्मेंस ऐड चला नहीं था तो आपने क्या किया था. तो फाउंडर भी बोलते हैं इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन कहाँ से आ गया. So I think it just in general helps when people are actually doing things rather than just kind of theoretically learning what they need to. Fair. Tell me one specific insight or let's say learning which आपने इतने स्टार्टअप्स के साथ काम करके, इतने स्टूडेंट्स के साथ काम करके, खुद के स्टार्टअप में एंड Amazon में bunch of places that you've worked on, इतने सारे your people who have invested in you are also like pretty sick, yeah. Right? In सब से, if you have to bottle it down and narrow it down to one very specific learning or insight which you feel सबको सीखनी चाहिए, पता होना चाहिए, which is like absolutely gold, what would it be? There are like 3 or 4 things that are coming to my mind. तो मैं थोड़ा सा think, take your time. थोड़ा सा I'm just trying. This is my second last question. I'm going to ask you one more question after this.
Yeah, so I'll tell you what has been my biggest learning after being in the ecosystem for the time that I have been is that, and I'll tell you why it is gold for me, because it is very liberating. मतलब वो ना free करता है मुझे. Is that nobody knows what will work. True. किसी को नहीं पता है. अगर आपको लग रहा है कि आप ओनली वो एक पर्सन हो जो जिसको सब क्लूलेस है सब क्लूलेस है, यू नो, एंड मैं दीपेंद्र गोयल नहीं हूँ, बट आई कैन से कि दीपेंद्र गोयल इज ऑल्सो क्लूलेस कि क्या होने वाला है जोमेटो के साथ. स्टीफन हॉकिंग्स जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, उनका एक बुक है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, एंड वहाँ पे ही सेज कि यू नो कि किसी को नहीं पता स्पेस के बारे में, किसी को नहीं पता यूनिवर्स के बारे में. वी नो 1% एंड वी आर यू नो गेसिंग. आई थिंक दैट्स हाउ इट इज. सो यू नो आई टेल यू इट इज अनकंफर्टेबल टू थिंक दैट, क्योंकि आपको फिर पता लग रहा है कि यार आपको नहीं पता है. बट देन इट्स कंफर्टेबल टू थिंक दैट कि आप यार आप सेम बोट में हो एज अपोज टू एवरीवन अराउंड यू. एवरीवन इज ओनली प्रिटेंडिंग टू नो फ्रॉम देयर लिमिटेड एक्सपीरियंस. दे आर जस्ट प्रिटेंडिंग टू नो कि हमें पता है, almost to comfort themselves, to make their lives very predictable. किसी को नहीं पता है यार. आप जाओ बाहर करके देखो. There are just so many things to be learned by you just doing a simple business. आप वो करके देखोगे ना, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि you know 100x more than a person who has not done it and is sitting next to you. True. Experiences are the only teacher. And I don't know whether मैंने वो justice kiya to that. No, it's okay. But yeah, that is that one thing that has Nobody at least knows. That nobody knows that what we all are work. figuring out. Yeah, we are all figuring out. Yeah, we are all kind of figuring out. And we say this figuring out is a habit. It's not a podcast. That's true. For everyone who's watching this, it's a habit. Yeah. So like तुम तुम्हारी लाइफ में बस रोज तुक्का ही मार रहे हो. हाँ यार, कुछ लग जाएगा जोर से. कुछ तो लग जाएगा. बट इम्पोर्टेंट इज रोज मारते रहो. हाँ, रोज मारते रहो, क्योंकि आपका फिर सरफेस एरिया बढ़ रहा है ना. कभी ना कभी तो लगेगा. और कोई एक ही लगेगा तो सब बराबर कर देगा. सब बराबर कर देगा. तो यार लेने और तुक्के लेने हैं यार. मतलब हम लोग ने फेलियर को बहुत नीचे डाल दिया है. हम लोग ने फेलियर को बहुत बदनाम किया है हमारे सोसाइटी में, और उसको वन वे डोर बना दिया है. बाय द वे, दिस इज अ Amazon कॉन्सेप्ट, वन वे डोर, टू वे डोर, बट उसको वन वे डोर बना दिया. ये फेलियर है. अरे फेलियर है मतलब उसने कुछ ट्राई किया, वो फेल हो गया. वो फेलियर नहीं है. हम लोग ये फेल है. तो मुझे ऐसा लगता है कि यार वी नीड टू ऑलमोस्ट एम्ब्रेस इट एंड से कि यार इफ देयर इज अ पर्सन हु इज मूविंग, लाइक आई कीप टेलिंग पीपल दैट यार इफ यू आर मूविंग ना, यू आर गोना बी सक्सेसफुल. कीप मूविंग, कीप फिगरिंग आउट, लाइक यू नो, कीप लाइक ट्राइंग and that's the right way to do it. So if my message this कि यार किसी को कुछ नहीं पता is able to make a few people move faster and in more directions, then I think we would have been successful. True. So one last question. It's not my original question. ये मैंने किसी को podcast से पूछते हुए देखा है, and I've started asking this to founders. I really want to give you credit, whoever has asked this question. Please reach out to me. मैंने सिर्फ एक क्लिप में देखा था, कोई इंडियन ही है जिसने अपने पॉडकास्ट पे पूछा था किसी से. मैंने सिर्फ एक रील देखी. So if you are watching this and if it reaches to you, please tell me. I'm going to give you credit for this question. I'll say it open loud. So this question is, वो पूछता है किसे कि I want to ask you that आपकी ऐसी करंट प्रॉब्लम कौन सी है जिसके लिए आप पे करोगे? As a founder, professionally, personally, whoever, like as you, as a Varun, what do you think is a personal problem where you're like, ये कोई solve कर दे, पैसे दे दूंगा यार, बस मेरी problem solve कर दे. It can be small, it can be large, it can be anything. It's going to be about somebody who can come in, and I'm going utopian, somebody with a superpower who can come in, talk to all the people who I could hire and find me 10 people who are superb individuals as per
my definition, who can come into Mesa and can help me grow Mesa. It's essentially hiring. कोई आपके लिए हायरिंग सॉल्व कर दे, कोई अगर मेरे लिए हायरिंग सॉल्व कर दे इन दिस मैनर, कि मेरे पास जो 1000 एप्लीकेशन आती है उसमें से मेरे 10 लोग ये हैं. नहीं मैं तो और भी ब्लास्ट कर दूंगा ना. एप्लीकेशन क्यों, आप दुनिया में 10 लोग मेरे को ढूंढ के ऑफिस में लाओ जिन्होंने ज्वाइन किया है. तो देन it'll be sorted. I'll be ready to pay a lot of money for that problem. I mean, I know that I'm going to do ये जो problem है ना, ये मुझे ऐसा लगता है in the current situation I'm going to take 5 years to solve. And a hell of a lot of money I'm going to put into that. If I walk into office tomorrow and these 5 people are there and somebody provides me that service, I'm ready to pay like a lot of money to that person. Interesting. I think a lot of people will relate to it. Yeah. Somebody should definitely build something around this. Yeah, at least become that person who can sense out. Yeah. इसके साथ ये 10 लगा दूंगा. Somebody needs to be a matchmaker for founders. Yeah. In this hiring manner. And मैं तुम्हें बताऊं, मतलब इसका अगर हम लोग किसके साथ कनेक्ट भी करें, फर्स्ट प्रिंसिपल जो हम लोग पहले बात कर रहे थे, जैसे नौकरी है, I feel नौकरी is going to be disrupted by somebody who solves this problem. Right? I feel hiring in general is such a big problem. And, there's probably going to be some company that is going to come in and say, HRs को bypass करो. We will go directly to the hiring manager. Rather than giving the hiring manager like 1,000 profiles, here are 10 profiles, curated, already interviewed by an AI agent that you need to speak to and probably get to the next stage or something like that. But somebody will solve. I think that बहुत top level पे, I think CXO levels पे बहुत curated headhunters होते हैं who get it. Yeah. But they work with very few people. They're not solving like hiring at general. Yeah. They're solving hiring at 0.01%. Correct. And they take और उसमें भी and they take insane money. 25%. But उसमें भी 90% बेवकूफ बनाते हैं. There are like only 5-10% really good headhunters who like, there are ये they come spend. There's a friend of mine who works in Singapore. Or he told me like, which was very good. It's insane. So there's one firm in Singapore, I don't remember their name. वो सिर्फ like top Singapore की कंपनी के साथ काम करते हैं. अच्छा. और वो उनके लिए CXO level solve करते हैं. Only CXO और VPs, nothing else. वो रोल से पहले 3 महीना कंपनी के साथ स्पेंड करते हैं. बाप रे. Like they're almost like internal consultants who'd come and spend, let's say Mesa के साथ वो 3 महीना स्पेंड करेंगे, वरुण को शैडो करेंगे, सबको करेंगे, पूरी थीसिस लिखेंगे, फिर वो जाते हैं और फिर वो 4 या 5 प्रोफाइल देते हैं from all around the world. Massive. And then like you just know instant. And he was telling me that like they were talking and like all his friend circle, सारे जितने दोस्त हैं, at least 12 or 13 people have worked with them. None of them they've said कि it's a bad hiring. Wow. Damn. So I was like crazy. Like और मैं ऐसा अगर नाम फैल रहा है उस बंदे का या उस टीम का, तो उसकी तो डिमांड होगी खतरनाक. और वो लोग तो क्यूरेट करते होंगे कि नहीं आप अभी छोटे हो, आपके साथ नहीं करेंगे. और उससे और डिमांड बढ़ जाएगा कि यार मुझे नहीं बोला, फिर तो यार आई वांट टू चेज दिस. And then people are ready to pay them money, I guess. Yeah, it must be insane amounts of money यार, मतलब. But if it's that, I was like impressed. I was like मुझे भी चाहिए. मैं तो बहुत छोटे लेवल का हूँ, but मैं ज़्यादा पैसे देने के रेडी हूँ क्योंकि मेरे लिए कोई ये सॉल्व कर दे. So that kind of thing you would pay for. Yeah. 100%. Perfect. Thank you so much, sir. Thank you so much. Same here. मजा आ गया यार. I think this was refreshing. Had a lot of fun and yeah. Thank you, sir. मजा आया. Thank you. I hope people also like it and learn it. You're based in Bangalore? I mean, I'm from Mumbai. Born and brought up in Mumbai. Born and brought up here? हाँ. मुझे लगता है जो Tier 2, Tier 3 cities से आते हैं, big cities में, Bangalore, Bombay, anywhere. जो majority लोग जो migrate ही करते हैं कहीं से भी, उनके दिमाग में ना एक invisible tax pay कर रहे होते हैं. And that invisible tax is that pressure कि अगर फेल हुए तो घर है. मुझे याद है फनी स्टोरी है. मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरा एक दोस्त था, तो ही यूज्ड टू कम फ्रॉम जलगांव. ओके. उनको ना कोई आइडिया नहीं था इंजीनियरिंग के बारे में घर में लोगों को. और पूरे गांव ने सेलिब्रेट किया था कि पहला
हमारे गांव से पहला इंजीनियर बनने वाला है और उसको 3rd ईयर में लगी ड्रॉप। अब वो तो बोल रहा था मैं क्या करूँ यार, मतलब पूरे गांव में अभी मुझे जाके ये बताना पड़ेगा। दैट टाइम फिर गए हम लोग, मतलब समर वेकेशन थी, वापस आए, काफ़ी खुश था। मैंने बोला क्या बोला तूने, क्योंकि मैंने बोल दिया इंजीनियरिंग 5 साल का हो गया यार। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। अब आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए। नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए। एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.